और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एएमएल ऑटोमेशन के फुल कोर्स के लेक्चर 16 में आज हम पढ़ेंगे ऊप्स। अब ऊप्स क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका कोड कैसे बनाया जाता है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है और लॉजिक कैसे लगाया जाता है, हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में, विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो इसलिए एंड तक देखना, ये वाला लेक्चर स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऊप्स के, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये सब भी हम देखेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारे लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ पाइथन एएमएल की। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस करा है इसमें से तो उसको जाकर देख लेना। इस लेक्चर के बाद चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, ये रही हमारी एएमएल ऑटोमेशन पाइथन की फुल प्लेलिस्ट। ये देखिए, सीरियल वाइज फॉलो करना, हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। रेपल में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी आपको यही का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, ये भी आप देख लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको गेम मिल जाएगा जो हमने पाइथन को यूज करके बनाया है। स्ट्रिंग्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लूप में आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लिस्ट में आपको एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाने को मिल जाएगा। आप स्ट्रीमलिट को यूज करके रियल वर्ल्ड वेबसाइट बना सकते हो और होस्ट भी कर सकते हो। अब स्ट्रीमलिट क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बट डिटेल के लिए आप इसमें देख लेना। बिना एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके आप प्योर पाइथन से वेबसाइट बना सकते हो। बट वहां पर फ्रंट एंड दिखेगा, बट आप यूज नहीं करोगे एचटीएमएल सीएसएस। कैसे, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर जारवेस क्रिएट करा है पाइथन को यूज करके। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बल्क में आप पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के थ्रू। कैसे, वो आप देख लेना इसमें। डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिल जाएगा। ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा नंपाई का फुल कोर्स है 3 पार्ट में। आप भाई डाटा साइंस के लिए देखना चाहते हो नंपाई या फिर एएमएल के लिए देखना चाहते हो, दोनों के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएगा, ये भी देख लेना। ये वाला हमारा सेट का लेक्चर है जिसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फंक्शंस में आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारा रिकर्जन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। फ्रॉम बिगनर टू एडवांस है ये। और ये रहा हमारा फाइल वाला लेक्चर, फाइल आईओ का, जिसमें आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि फाइल कैसे काम करती है, फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, फिर भले आप एएमएल का कोई मॉडल बनाना चाहते हो, वहां पर किसी भी तरीके की फाइल को यूज करना चाहते हो, ऑडियो टाइप की या फिर वीडियो टाइप की या इमेज टाइप की या टेक्स्ट टाइप की, तो आपको इस लेक्चर से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है और ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं उनके ऊपर। तो ये भी आप देख लेना। तो चलिए अब हमारे ऊप्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम ऊप्स को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके मेनली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लासेस एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो देखिए, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो क्लास होगी ना उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट लिखा जाएगा। अब ब्लूप्रिंट में क्या होगा, वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी। अब जो प्रॉपर्टीज क्लास में लिखी है ना, उसी को यूज करके हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। अब आप सब सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी है जहां पर कार मैन्युफैक्चर होती है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार हो गया। अगर मेरा फैशन का ब्रांड है, वहां पर ड्रेसेस मैन्युफैक्चर होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्रेस हो गई। ये रिंग लाइट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल है, वो एक ऑब्जेक्ट है। कैमरा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। माइक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्लासेस को हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी ना, वो सभी प्रॉपर्टीज हम हमारी क्लास में लिखेंगे। ओके। अब इसका कोड कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल समझा देती हूँ इसका, जो कि एक और डेफिनेशन है। देखिए, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर टेम्पलेट होगा, ब्लूप्रिंट होगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब इस टेम्पलेट में होगा क्या क्या, इस टेम्पलेट में प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, कुछ डाटा भी हो सकता है, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये सब अगर नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, बहुत डिटेल में इस लेक्चर में समझाऊंगी। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि उस ब्लूप्रिंट में ये सब डाटा हो सकता है, प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शन मेथड्स। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट हैज एक्चुअल वैल्यूज एंड कैन यूज द फंक्शन डिफाइन इन द क्लास। जी हाँ, ये एक इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस क्यों, क्योंकि उस क्लास में जो ब्लूप्रिंट लिखा गया उसी को तो यूज करके हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए वो इंस्टेंस हो गया उस क्लास का। वहां पर एक्चुअल वैल्यूज होगी, फंक्शंस होंगी। चलिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाती हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसमें सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे कोड लिखा जाता है। एग्जाम्पल, मेरा एक फैशन का ब्रांड है, मेरी कंपनी है जहां पर ड्रेसेस मैन्युफैक्चर होती है। तो मेरी कंपनी क्या हो गई, मेरी कंपनी हो गई क्लास। और जो ड्रेसेस मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है मेरी कंपनी से, वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कितने भी क्रिएट हो सकते हैं, आप ऐसा मत सोच रहे हैं यहाँ पे D1 D2 D3 लिखा है 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, नहीं, कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से होंगे जो हम इस क्लास में लिखेंगे, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। जो मेरी कंपनी है वो हो गई क्लास, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब ड्रेस क्रिएट हो रही है मेरी कंपनी से, D1 D2 और D3, ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। और जो ब्लूप्रिंट हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे उसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो।
प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। अगर इन 3 में से कुछ भी नाम दिखे ना तो समझ जाना कि वो ब्लूप्रिंट है क्लास में हम जो लिखेंगे। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है और क्लास क्रिएट कैसे की जाती है। सबसे पहले लिखो क्लास, उसके बाद अपनी क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। या तो कंपनी दे दो या अगर मैं कंपनी का नाम भी दे सकती हूँ, पीआर फैशन अगर मैंने नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पर पीआर फैशन भी लिख सकती हूँ। ओके, एज़ अ विश आप कंपनी भी लिख सकते हो। पहले क्लास, उसके बाद अपनी कंपनी का मतलब क्लास का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट लिखना है। अब आप इसको ब्लूप्रिंट बोल लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज बोल लीजिए या फिर एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, बात एक ही है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या दे सकती हूँ ड्रेस में। देखो, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किस जेंडर की ड्रेस है, क्योंकि मेरी कंपनी में मेंस वेयर भी बनते हैं, विमेन वेयर भी बनते हैं, करेक्ट। तो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी दे दी जेंडर की। सेकेंड प्रॉपर्टी में दे रही हूँ ओकेजन की। ओकेजन की क्यों? क्योंकि ये इंडियन वेयर है, तो मतलब किसी फेस्टिवल के लिए बन रहा है। वेस्टर्न वेयर है कि किसी अवार्ड फंक्शन के लिए बन रहा है, प्रॉम नाइट के लिए बन रहा है, किस लिए बन रहा है, इसलिए ओकेजन। थर्ड है कि इसका प्राइस क्या है। चलिए प्राइस दे देते हैं, करेक्ट, क्योंकि हर एक ड्रेस का प्राइस अलग होगा बट प्रॉपर्टी सेम ही होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। एंड नेक्स्ट, अगर आप कुछ और भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं फिलहाल यही दे रही हूँ, आप कलर भी दे सकते हो चाहो तो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लिए। अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, जो हमने क्लास में क्रिएट करी है, इन 4 प्रॉपर्टी को यूज करके ही हमारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जो ये D1, D2, D3 है। सबसे पहला वाला क्या होगा हमारा? D1 होगा, करेक्ट। तो इसका जेंडर क्या होगा? ये विमेन वेयर है, तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा जेंडर में, विमेन्स वेयर होगा, करेक्ट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज चारों सेम रहेगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, D1 के लिए भी, D2 के लिए भी और D3 के लिए भी। बट जो इसमें डाटा स्टोर होगा ना, वो अलग हो सकता है। D1 के लिए क्या होगा? जेंडर के लिए विमेन्स वेयर। ओकेजन के लिए क्या होगा? एथनिक ही है, तो फेस्टिवल आप दे सकते हो। प्राइस इसका 1 लाख दे देते हैं। कलर हम इसको पिंक दे देते हैं, करेक्ट। अब अगर इस वाले की बात करें D3 की, तो यहाँ पे जेंडर क्या होगा? मेंस वेयर होगा, करेक्ट। ओकेजन क्या होगा? आप अवार्ड फंक्शन दे सकते हो। प्राइस क्या होगा? 2 लाख दे देते हैं हम। कलर क्या होगा? ब्लू, ऑरेंज, पिंक, कुछ भी आप कलर दे सकते हो, करेक्ट। तो ये सब मेरा समझाने का बस मतलब ये था कि जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ब्लूप्रिंट लिख रहे हैं हमारी क्लास में, जेंडर, ओकेजन, प्राइस, कलर, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हमें हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। और सभी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी आपने मिस कर दी, एरर बताएगा वो। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे ऐड करना है। बट इन 4 को तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उन सभी में ये प्रॉपर्टी रहेगी, बस इनपुट अलग हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ओप्स को यूज क्यों करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्लास कैसे क्रिएट करी जाती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट यूज क्यों करते हैं, देखो वो भी समझाती हूँ। अभी तक कि अगर आपको एक ही काम डबल बार कराना होता था, तो फिर आप क्या करते थे? मतलब आपको एक ही काम को एक से ज़्यादा बार कराना है, तो आप क्या करते थे? लूप का यूज़ करते थे, करेक्ट। सबसे पहले हमने लूप सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा था? फंक्शन सीखा था। उसमें भी हम यही करते थे, अगर एक ही काम को बार-बार कराना है, एक फंक्शन क्रिएट कर दो और जितनी बार भी आप उस काम को कराना चाहते हो, उतनी बार उस फंक्शन को कॉल लगा दो, हमारा काम हो जाता था। अब हम ऊप सीखेंगे। ऊप्स का काम भी थोड़ा-थोड़ा सेम रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। बस कंडीशन इन तीनों की ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पर लूप यूज़ करना है, कहाँ पर फंक्शन को यूज़ करना है और कहाँ पर ऊप्स को यूज़ करना है। अगर लूप और फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लेना। एआईएमएल पाइथन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें ऊप्स का भी है, फंक्शंस का भी है। दोनों में आपको ये समझ आ जाएगा कि लूप्स को कहाँ पर यूज़ करना है, फंक्शन को कहाँ पर यूज़ करना है। अब ऊप्स को कहाँ पर यूज़ करना है वो आपको इस लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगी। कुल मिला के ना ऊप्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो हमें डबल बार कोड नहीं लिखना पड़े और दूसरा जो भी फालतू का कोड लिखना पड़ता था ना वो भी नहीं लिखना पड़े, सिर्फ काम-काम का हम कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके ऊप्स का कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है हमारे एम्प्लॉयी का डाटा हमें स्टोर करना है। जैसे पहले मैंने फैशन लेबल का एग्जांपल लिया था, करेक्ट? तो वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज क्या दी थी? ओकेजन, जेंडर, कलर, ये सब। अब अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एम्प्लॉयी का डाटा, तो वहाँ पर क्या डाटा स्टोर हो सकता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय का नेम, सेकंड प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय आईडी, थर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय की सैलरी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हो सकती है किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। हमें स्टार्टिंग में क्लास क्रिएट करनी है। हम प्रॉपर्टीज बाद में देंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से कोड बनाकर बताऊंगी। फर्स्ट तरीका होगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, सिर्फ नॉर्मल सिंटेक्स देखेंगे कि क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। सेकंड वे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमें ऐड करनी होगी इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर क्लास लिखो, उसके बाद अपनी क्लास का नाम दे दो। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नाम दे रही हूँ हमारी क्लास का, उसके बाद कोलन एंड देन एंटर। अब मैं यहाँ पर पास लिख रही हूँ। पास क्यों? क्योंकि फिलहाल में हम फर्स्ट जो तरीका देख रहे हैं उसमें हम कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पास करनी है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो एम्प्लॉय का नेम, आईडी, सैलरी, पोस्ट, करेक्ट। अभी हम कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पास लिख दिया है। तो हमने हमारी क्लास तो क्रिएट कर ली। अब क्लास क्रिएट करने के बाद क्या काम होगा हमारा? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्वियसली। तो चलिए अब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो देखिए, यहाँ पर कितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट क्या होंगे यहाँ पर एम्प्लॉइज़ ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयी का डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना रही हूँ हमारा एम्प्लॉयी 1। आप कोई नाम भी दे सकते हो, हाँ, बट मैं इसका नाम एम्प्लॉयी 1 दे रही हूँ। इक्वल्स टू के बाद आपको क्लास का नाम लिखना है, जिन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अब हमारे क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉयी, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयी दे दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस, करेक्ट। यहाँ पर मैं फिलहाल सिर्फ एक ही एम्प्लॉयी क्रिएट कर रही हूँ, चलिए 2 एम्प्लॉयी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयी 2, फिर से सेम प्रोसीजर, इक्वल्स टू के बाद अपनी क्लास का नाम। अब मुझे आप सब बताइए कि हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हम ऑब्जेक्ट को कराएंगे या फिर क्लास को कराएंगे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को कराएंगे। क्यों? क्लास तो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिन जिन भी प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उन प्रॉपर्टीज को हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, उस ब्लूप्रिंट को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है मेरी कंपनी, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ब्लूप्रिंट मुझे अपने सिस्टम में कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, करेक्ट। मेरी कंपनी को या फिर मेरी कंपनी की टीम को पता तो होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, हम क्यों बना रहे हैं कस्टमर के लिए प्रोडक्ट, ये सभी डिटेल्स तो कहीं स्टोर होगी, उसके लिए हम यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रिंट करा के देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। फिलहाल में हमने कोई सी प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसलिए ये प्रिंट करके कुछ बता नहीं पाएगा, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे प्रिंट कराते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब हम इसको रन करते हैं, देखिए एरर भी नहीं बता रहा, मतलब सही से हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास क्रिएट हो गई है। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि क्लास कैसे क्रिएट करी जाती है, ऑब्जेक्ट का कोड कैसे क्रिएट करा जाता है, करेक्ट। अब जो हमने एग्जांपल लिया, एम्प्लॉय का डाटा हमें स्टोर करना है। सबसे पहले मैं आपको कोड बताऊंगी बिना ऊप्स को यूज करके, और फिर कोड बताऊंगी ऊप्स को यूज करके कैसे बनाना है, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके कि कहाँ पर ऊप्स को यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊप्स को यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें लिस्ट को यूज करना होगा, क्योंकि कहीं तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा ना। ये प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय का नेम, आईडी, सैलरी, ये सब कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। लिस्ट को जब हम यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब सबसे पहली वाली हमारी लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो होगी एम्प्लॉय 1 के लिए। यहाँ पर हम ऊप्स यूज नहीं कर रहे, तो क्लास क्रिएट करने की तो जरूरत है ही नहीं। अब आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ऊप्स की लैंग्वेज में, या फिर लिस्ट की लैंग्वेज में हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लिस्ट स्टोर होगा, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसका डाटा आप यहाँ पर स्टोर कर लो। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है, ये आपने लिस्ट वाले लेक्चर में पढ़ ही लिया होगा, नहीं देखा है तो वो भी देख लेना इस लेक्चर के बाद, उसमें प्रोजेक्ट भी बताया मैंने। अब देखिए एम्प्लॉय 1 का मैं यहाँ पर नेम स्टोर कर रही हूँ, जो कि नाम मैं हरीश ले रही हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो। एंड उसके बाद आप एम्प्लॉय की आईडी ले सकते हो, एम्प्लॉय की आईडी में दे रही हूँ 11। ओके, अब नेक्स्ट हम 2 एम्प्लॉय यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा एम्प्लॉय 2। उसके बाद इसका नेम मैं अंजलि दे रही हूँ और इसकी आईडी में दे रही हूँ 12। तो चलिए हमने 2 लिस्ट तो क्रिएट कर ली, मतलब 2 एम्प्लॉय की लिस्ट क्रिएट कर ली, उनका डाटा हमने स्टोर कर लिया। अब अगर इस डाटा को प्रिंट कराना चाहते हो, तो लिस्ट में हम कैसे प्रिंट कराते थे? डायरेक्टली लिख दो उस एम्प्लॉय का नाम, मतलब उस लिस्ट का नाम। मुझे एम्प्लॉय 1 का डाटा प्रिंट कराना है, तो मैंने एम्प्लॉय 1 लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश भी प्रिंट करा रहा है और उसकी आईडी भी प्रिंट हो रही है 11। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करानी, मतलब मुझे एम्प्लॉय 1 का डाटा तो चाहिए, बट सिर्फ उसका नेम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ आईडी चाहिए और नेम नहीं चाहिए, तो फिर कैसे प्रिंट कराओगे? सिंपल, आप यहाँ पर लिखो, एफ स्ट्रिंग यूज कर लो, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना है, उसकी आईडी प्रिंट नहीं करानी, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करानी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट का डाटा प्रिंट कराना चाहते हो, सबसे पहले तो उस लिस्ट का नाम लिखो कर्ली ब्रेसेस में। तो एम्प्लॉय 1 का डाटा मुझे प्रिंट कराना है। अब उसका नेम प्रिंट कराना है। अब उसका नेम कौन से वाले इंडेक्स नंबर पर है? पाइथन में इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से, तो इसका नेम की इंडेक्सिंग हो गई 0 और आईडी की इंडेक्सिंग हो गई 1। 0 और 1, करेक्ट। तो अगर मुझे सिर्फ नेम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज हरीश। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आईडी प्रिंट कराना चाहते हो, तो डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख दो, क्योंकि 1 इंडेक्स पर है ये। इसके बाद अब हम इसको रन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज 11। अब हम ऊप्स को यूज करेंगे। कोड थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा, जो मैंने पहले आपको सिंटेक्स बताया था ना ये, बट अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला कोड बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक रहेगी जिसको हम बाद में फिक्स करेंगे किसी और चीज को यूज करके। वो कैसे, वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं पास हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज पास करूंगी हमारे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का नेम भी होगा, वहां पर आईडी भी होगी। मैं 2 ही प्रॉपर्टी ले रही हूँ, अब चाहो तो और ज्यादा प्रॉपर्टीज भी ले सकते हो, जैसे कि सैलरी या फिर किस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो सब भी एज योर विश। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ। अब यहाँ पर आप इसका इनपुट भी दे दो, मतलब एम्प्लॉय का नाम भी दे दो। मैंने हरीश नाम दिया था ना पहले, तो वही मैं यहाँ पर दे रही हूँ।
ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आईडी। ओके, अब इसकी आईडी में 11 यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। तो देखिए हमने नेम भी दे दिया, आईडी भी दे दी। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम्प्लॉय 1 और फिर रन करूँ तो? देखते हैं आंसर क्या आता है। वैसे आंसर नहीं आएगा, देखते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर तो इनपुट भी दे दिया, अब आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखो इसका रीज़न ये है कि आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी लिखी है ना उसको साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हरीश प्रिंट कराना चाहते हो तो एम्प्लॉय 1 और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नेम। अगर आप उसका नेम प्रिंट कराना चाहते हो तो। अगर आप उसकी आईडी प्रिंट कराना चाहते हो तो फिर एम्प्लॉय 1 डॉट आईडी लिखो, मतलब प्रॉपर्टी का नाम भी साथ में लिखो डॉट लगाकर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय 2 का नाम प्रिंट कराना चाहूँ तो देखते हैं, यहाँ पर 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं। चलिए अब हम फिर से रन करके देखते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया हरीश 11 हरीश 11। अब आप सब मुझसे ये पूछोगे कि यहाँ पर सेम आंसर क्यों आ रहा है एम्प्लॉय 1 के लिए भी और 2 के लिए भी? जब हमने लिस्ट को प्रिंट कराना था तो एम्प्लॉय 1 के लिए बकायदा सही आंसर आ रहा था, हरीश एंड अंजलि, और आईडी भी 11 और 12 बिल्कुल सही आ रही थी। बट यहाँ पर तो एम्प्लॉय 1 के लिए भी वही डाटा आ रहा है, एम्प्लॉय 2 के लिए भी वही डाटा आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर्स को यूज नहीं करा है, ना ही मेथड्स को यूज करा है। अगर आप चाहते हो कि हर एक एम्प्लॉय का, मतलब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें ना, भले एम्प्लॉय क्रिएट करो या कार क्रिएट करो या ड्रेस वाला एग्जांपल लेकर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, अगर आप चाहते हो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग डाटा आए प्रिंट होने के बाद, तो फिर उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर्स को यूज करना पड़ेगा, मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। अभी क्या होते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मेरी कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है, वहां पर बहुत सारे तरीके की कार्स बनती है, वहां पर एक से ज्यादा मॉडल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी क्लास का नाम कार दे रही हूँ, एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कार, इसलिए मैं कार नाम दे रही हूँ क्लास का, ओके। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मतलब जितनी भी कारें बनेगी मेरी कंपनी से, उन सब में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी ना, वो सभी प्रॉपर्टीज एज ब्लूप्रिंट हमारी क्लास कार में स्टोर होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लास लिया है, क्लास का नाम मैंने यहाँ पर कार दे दिया, आप कंपनी भी नाम दे सकते हो एज अ विश, ओके। उसके बाद हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट करें, ब्लूप्रिंट आप बोल लीजिए या एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए या प्रॉपर्टीज बोल लीजिए। इसमें मैं 2 प्रॉपर्टी दे रही हूँ, फर्स्ट होगी कार का कलर क्या होगा, सेकंड होगा मॉडल क्या होगा। क्योंकि मेरी कंपनी से बहुत सारी कारें बन रही है पर बहुत सारे मॉडल्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, ईयर, कि कौन सी ईयर में आपकी कार लॉन्च हो रही है, कौन सा वाला मॉडल कौन सा वाले ईयर में लॉन्च हो रहा है, ये भी आप दे सकते हो एज योर विश। अब देखो हमने प्रॉपर्टीज तो समझ ली कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, बट मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इसमें मेथड्स को यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स को यूज करेंगे, तभी हमारा अलग अलग डाटा प्रिंट होगा एज आउटपुट, अदरवाइज वो सेम ही डाटा प्रिंट होगा जैसे हरीश वाले एग्जाम्पल में आ रहा था। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स को अगर आप इजी लैंग्वेज में समझो ना, तो मेथड्स का मतलब होता है फीचर्स या फिर एक्शंस आप क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो, वो पार्ट आपको मेथड के अंदर लिखना होता है। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे ना, उसके अंदर आपको वो वाला कोड लिखना है कि क्या फीचर्स या फिर क्या एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने कोड में। हमने यहाँ पर एग्जांपल कार का लिया है, तो कार मूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कार का डोर आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कार की रूफ ओपन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या टायर चल रहा है कार का, वो भी चल रहा है, वो भी एक एक्शन है, ओके। तो इस तरीके के जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कराना चाहते हो या फिर जो भी फीचर्स आप लगवाना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं उस पर वो सारी चीजें आप अपनी मेथड के अंदर लिखोगे, ठीक है। अब मेथड और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक के हमने क्या समझा और क्या लर्न करा है ऊप्स में। देखो, ऊप्स मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में। अब क्लास में लिखा जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किस चीज का होगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जो जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी एक्शंस की जरूरत है, वो सब हम इस ब्लूप्रिंट पे लिखेंगे हमारी क्लास में, ठीक है। अब जो ब्लूप्रिंट होता है जो क्लास में लिखा जाता है, वो भी मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या? पहला तो एट्रीब्यूट्स या फिर आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, जहां पर प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। सेकंड पार्ट होता है ब्लूप्रिंट का मेथड या फिर एक्शंस। आपको मेथड में वो एक्शंस या फिर वो फीचर्स लिखने होंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा। और फिर ये जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज और मेथड्स और एक्शन दोनों कंबाइन होके जो चीज बनती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाले कोड को ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा एडवांस पार्ट रहेगा इसमें। हर एक चीज बहुत डिटेल से बताऊंगी, बट एक ही कोड में आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखना ये वाला कोड, ओके। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमारी क्लास को क्रिएट करना है। सिंटेक्स लगभग सेम रहेगा। क्लास लिखो, उसके बाद उसका नाम लिखो एम्प्लॉय। क्यों एम्प्लॉय? क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करेंगे इसीलिए। अब देखो, इस बार ना हमें वो गलती नहीं करनी है जो पिछली बार हम कर रहे थे। इनपुट हम डाटा दे रहे थे, करेक्ट, बट सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सारे एम्प्लॉय के लिए सेम ही डाटा प्रिंट होकर बता रहा था, करेक्ट। वो गलती इस बार नहीं करनी है। अब वो गलती ना हो उसके लिए हमें यहाँ पर मेथड को यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को यूज करना पड़ेगा।
मेथड कैसे क्रिएट होती है ये हमने फंक्शन वाले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया। नहीं देखा तो फंक्शन का लेक्चर देख लेना, एएमएल ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट हो रहा है वो बताती हूँ। एक नॉर्मल जैसे मेथड क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रक्टर भी वैसे ही क्रिएट होता है। डेफ लिखो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम या मेथड का नाम, बट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है आपको उस फंक्शन या मेथड का नाम इनिट देना होगा। अब इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं, वो तीनों रूल मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, नॉर्मल लिखो, डेफ जैसे हम लिखते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इनिट लिखो। अब इनिट कैसे लिखोगे? सबसे पहले डबल अंडरस्कोर लगाओ, उसके बाद इनिट, उसके बाद फिर से डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये वाला हमारा इनिट मेथड क्रिएट हो गया और इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको बताया, ये इनिट वाली मेथड को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। सेकंड रूल है इसका, आपको यहाँ पे पैरामीटर्स पास करना होगा। अभी तक क्या हम इसको खाली रखते थे, कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे। इस बार में अगर आप एक भी पैरामीटर पास नहीं करना चाहो चलेगा, बट एक कंपलसरी पैरामीटर होता है जो कि है सेल्फ। इसको तो आपको पास करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का ये रूल होता है, ओके। बाकी पैरामीटर्स आप पास करना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहो तो भी आपकी मर्जी, बट हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, आईडी प्रिंट कराना चाहते हैं, सैलरी प्रिंट कराना चाहते हैं, उसकी पोस्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स में यहाँ पर पास करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर पाए, इसीलिए, ठीक है। बट अगर आपको ये सब नहीं प्रिंट करानी है तो सिर्फ सेल्फ पास कर दो, आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। इसका थर्ड रूल होता है कंस्ट्रक्टर का, और वो ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वहां पर आपको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, नॉर्मली हम जब मेथड फंक्शन क्रिएट करते हैं हमें कॉल लगाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है, ठीक है। इसका एक और रूल है, और वो ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वहां पे आपको कॉल लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो आपको सेल्फ के लिए इनपुट भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर और पैरामीटर आप बना रहे हो तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा, सेल्फ के लिए कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा कि इनिट के क्या क्या रूल होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर के क्या क्या रूल होते हैं। चलिए, अब हमें और पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने की जरूरत है। पहला पैरामीटर होगा सेल्फ को, तो आप कंपलसरी मान ही लो। तो अब हमारा पहला पैरामीटर ही क्रिएट हो रहा है क्योंकि इनपुट तो इसी के लिए देंगे हम, जो कि होगा एफ नेम। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम स्टोर होगा। सेकंड पैरामीटर हमारा होगा जो कि होगा एफ आई डी, मतलब एम्प्लॉय की आईडी। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना होगा। इसका सिंटेक्स देखना, सबसे पहले लिखो सेल्फ। सेल्फ का मतलब होगा कि खुद में उस प्रॉपर्टी को स्टोर करेगा, ठीक है। इनिट कंस्ट्रक्टर या इनिट मेथड खुद में उस प्रॉपर्टी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम लिखो, इक्वल्स टू के बाद अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। जो भी आपने एज पैरामीटर यहाँ पर पास करा ना वही नाम देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो एरर बताएगा, ठीक है। देखो अभी फिलहाल के लिए लाइट आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखूंगी ना वो डार्क आने लग जाएगा, मतलब समझ गया कि हाँ आपने पास कर दिया है। एफ नेम, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ना। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पास कर देते हैं। फिर से सेल्फ लिखो ताकि वो खुद में स्टोर कर पाए उस आईडी को। अब इक्वल्स टू, उसके बाद जो पैरामीटर पास करा है उसका नाम, आईडी। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा? प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर उसका नाम देना होगा। मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ एम्प्लॉय 1। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया एम्प्लॉय 1। अब इक्वल्स टू के बाद अभी तक हमने सिंटेक्स देखा था, क्या आ रहा था? क्लास का नाम लिखो। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपको इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल लगेगा। हम देखो इनिट को कॉल नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं, इनिट नहीं दे रहे। यूजुअली हम क्या करते थे, मेथड का नाम देते थे, बट यहाँ पर हम क्लास का नाम दे रहे हैं। इस पेरेंथेसिस को अभी तक के हम खाली छोड़ते थे क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड को यूज नहीं करा था और कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करा है तो उसका इनपुट भी देना पड़ेगा। सेल्फ के लिए इनपुट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इनपुट आएगा एफ नेम के लिए। एफ नेम का इनपुट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मेरे पहले वाले एम्प्लॉय का नाम होगा हरीश, तो वो मैंने दे दिया। सेकंड पैरामीटर क्या है? एफ आई डी है, ठीक है। तो इसकी आईडी मैं 13 दे रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ऑब्वियसली सही आंसर आ ही जाएगा, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही आंसर आ रहा है क्या, फिर मैं एक दो और नई चीजें आपको सिखानी वो बताऊंगी, ठीक है। तो प्रिंट लिखो, उसके बाद अपने एम्प्लॉय का नाम दो। एम्प्लॉय का नाम क्या है? एम्प्लॉय 1। उसके बाद डॉट लगाओ। अब आपको एम्प्लॉय का कौन सा डाटा प्रिंट कराना है वो लिख दो। मुझे नेम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी एम्प्लॉय की आईडी। सेकंड मुझे एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करानी इसलिए डॉट आईडी। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश आ रहा है और 13 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि ठीक है एक एम्प्लॉय का डाटा तो प्रिंट हो गया, सेकंड एम्प्लॉय का डाटा कैसे प्रिंट होगा? क्योंकि पहले दिक्कत आ रही थी, सेम ही आउटपुट आ रहा था, करेक्ट। नहीं आएगी इस बार वो दिक्कत। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर लिख दो
जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ, इसका नाम 2 दे दो। यहाँ पर इसका डाटा चेंज कर दो। हरीश की जगह हमने अंजलि का एग्जाम्पल लिया था, वही दे देते हैं हम यहाँ पर भी। इसकी आईडी मैं 14 कर देती हूँ। ओके, चलिए अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। नेम और employee2.id। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश 13 एंड अंजलि 14। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। हाँ, और कुछ टेक्स्ट टाइप का डाटा अगर आपको पास करना है वो भी कर सकते हो, एज योर विश। देखो यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स को पास करा। आप सेल्फ को इंक्लूड ही मत करो, क्योंकि इसके लिए तो हमने कोई इनपुट दिया ही नहीं है ना। देखो यहाँ पर हमने सेल्फ के लिए कोई इनपुट दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ पर दिया है? नहीं दिया है। करेक्ट। ये ऑटोमेटिकली खुद में स्टोर करता है, बस इसका मतलब ये होता है। ना ही हमने इनिट को यहाँ पर कॉल लगाया, अदरवाइज हमें फंक्शन जब भी क्रिएट करते हैं हमें कॉल लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्लास का नाम लिखा है, इनिट को कॉल नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अगर आप एक और यहाँ पर पैरामीटर पास करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए सैलरी भी पास कर देते हैं हम। एफ सैलरी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो सेल्फ डॉट सैलरी और इक्वल्स टू में जो भी आपने ऊपर पैरामीटर का नाम दिया ना वो लिख दो। आप देखो यहाँ पर आप इनपुट पास कर दो, है ना। तो इसकी सैलरी होगी 50,000। यहाँ पर भी आप लिख दो employee1.salary, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है, बट हरीश के लिए सही आउटपुट बता रहा है। देखो हरीश 13 एंड 50,000 उसकी सैलरी भी प्रिंट करा दी है, बट एरर बता रहा है अंजलि के टाइम पे। क्यों? हमारा कोऑर्डिनेटर हमसे ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर टोटल 3 पैरामीटर पास करे सेल्फ के अलावा, नेम, आईडी और सैलरी, और 3 इनपुट आपने हरीश के लिए पास कर भी दिए। बट अंजलि के टाइम पे तो आप सिर्फ 2 ही इनपुट पास कर रहे हो। अगर 3 पैरामीटर बनाए तो फिर 3 इनपुट भी तो पास करना पड़ेगा। बस यही बोल रहा है वो। तो चलिए यहाँ पर भी हम पास कर देते हैं, इसकी सैलरी लिख देते हैं 80,000 लिख देते हैं यहाँ पर हम। करेक्ट। और प्रिंट भी कराना पड़ेगा। अब देखो अगर आप प्रिंट नहीं भी कराते हो ना चलेगा, एरर नहीं बताएगा, बट पास करना जरूरी है। देखो यहाँ पर एरर नहीं बताया और इसने प्रिंट भी नहीं कराया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट में लिखा नहीं था। अगर प्रिंट कराना है तो फिर अपने एम्प्लॉय का नाम डॉट सैलरी। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, इस टर्मिनल को क्लिक कर देते हैं पहले। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश 13 50,000 एंड अंजलि 14 80,000। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज यहाँ पर समझाती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बैकएंड में कैसे काम करता है वो समझा रही हूँ। हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करते वक्त इनिट कंस्ट्रक्टर में जो इक्वल्स टू के बाद लिख रहे हैं ना एफ नेम, वो वो पैरामीटर है जो हम यहाँ पे पेरेंथेसिस में पास कर रहे हैं। देखो अगर मैंने यहाँ से ई हटा दिया ना, ऊपर लाइट बताएगा वो। देखो ये लाइट हो गया। इधर से अगर मैंने डी हटा दिया तो देखो ये भी लाइट से बताने लग गया। मतलब जो हमने ऊपर पेरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करे ना, ये वो है जो हम इक्वल्स टू के बाद लिखेंगे। और ये जो लिख रहे हैं ना हम सेल्फ डॉट करके, ये अलग है। ये वाला नेम अलग है और ये वाला नेम अलग है। मेरा मतलब ये कहने का, ठीक है। हमने सेल्फ डॉट नेम करके जो लिखा है ये वो प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करेंगे प्रिंट कराते वक्त, कि किसका डाटा हमें प्रिंट कराना है, ये वो प्रॉपर्टी है। आईडी ये वो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ से सैलरी में से वाई हटा दिया, नीचे देखना वो लाइट बताने लग जाएगा। देखो ये लाइट हो गया, ये व्हाइट में बताने लग गया। मतलब जो हम प्रिंट कराते वक्त जिस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ना, ये वो है। और ये वो पैरामीटर्स है जो हमने यहाँ पर पास करा है। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने यहाँ पर नाम अलग अलग दिया है। अगर आप किसी वेबसाइट पे पढ़ोगे ना ऊप्स का और वहां पे एग्जांपल्स देखोगे, देखना इस टाइप से लिखा हुआ होगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इसी टाइप से लिखा होगा, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है। जानबूझकर मैंने इसलिए अलग अलग दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड है हमारा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। दोनों में से एक हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक और बार समझा देती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है। देखो डिफॉल्ट के नाम से आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ना आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ पास करना होगा। कैसे? देखो मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। अभी तक के हमने क्या समझा था कि कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, किसी भी मेथड में अगर इनिट लिखा है और सेल्फ लिखा है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे इनिट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम। पेरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे सेल्फ, क्योंकि सेल्फ कंपलसरी होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब सेल्फ के अलावा आपको और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करना है। अगर आपने कोई और सा पैरामीटर पास कर दिया तो फिर वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपने सिर्फ सेल्फ पास करा है और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करा है तो फिर ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो चलिए कोलन लगा दिया। अब आपको कुछ भी अगर प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हो।
इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय 3, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए। ओके, अब फिर से हम क्या लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम जो कि है एम्प्लॉय। अब इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्फ के अलावा और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करा और सेल्फ के लिए इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एरर बता रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि एरर क्यों बता रहा है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों बता रहा है एरर। सबसे पहले तो ये समझो कि हमने 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट तो कर लिए, पर दोनों का नाम सेम दिया है, तो मतलब ये इसको ओवरराइट कर देगा। माना बैकएंड में जब ये काम करेगा ना डेफ, जब इसके लिए काम करेगा और यहाँ से क्लास कॉल होगी, ठीक है, तब यहाँ पर वो आएगा, देखेगा और इसको बैकएंड में ला भी देगा आंसर, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट इसका नाम और इसका नाम सेम है, तो जब भी इसके लिए काम करेगा ना, तो पूरे को ओवरराइट कर देगा और एरर बता देगा। एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा कोड समझ रहा है कि यहाँ पर तो आपने पेरेंथेसिस एम्प्टी छोड़ दिया है, ठीक है, बट यहाँ पर तो आपने पैरामीटर्स पास करें 3 3, तो आपने इनपुट क्यों नहीं दिया? इनपुट तो देना ज़रूरी है। यही रूल है, हमने अभी तक यही समझा है फंक्शंस और मेथड्स में, कि अगर आपने पैरामीटर पास करा है तो उसका इनपुट दो। यहाँ पर आपने पैरामीटर पास करा और यहाँ पर तो इनपुट दिया ही नहीं। पाइथन और ऊप्स का एक रूल होता है कि जब भी आप कोई इनपुट देते हो, मतलब जब भी कॉल लगाते हो आप और जो इनपुट देते हो उसकी प्रायोरिटी वो रहती है। यहाँ पर क्या था इनपुट? हरीश था, 13 था, 50,000 था। यहाँ पर भी अंजलि था, 14 था, 80,000 था, मतलब टोटल 3 इनपुट थे। तो इसने चेक करा, क्या यहाँ पे 3 पैरामीटर है? हाँ है। क्या यहाँ पर 3 पैरामीटर नहीं है? तो ये इसने इसको इग्नोर कर दिया और इसको ओवरराइड कर दिया। हमारा कोडिटर उसी को प्रायोरिटी देगा जिसमें सेम इनपुट होंगे जितने पैरामीटर मौजूद है हमारी क्लास में या मेथड में। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? एक और बार रिपीट कर रही हूँ। हमारा कोड एडिटर उस वाले ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देगा, उस वाले इनपुट को प्रायोरिटी देगा जो मैच करेगा हमारे पैरामीटर से, ठीक है। हमारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं इस वाले कंस्ट्रक्टर से, तो उसने इसको प्रायोरिटी दी। अगर हम इस पूरे को कमेंट आउट कर दे और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को काम करवाएं, देखो अभी सिर्फ डिफॉल्ट है और यहाँ पर हम कॉल लगा रहे हैं, अभी सही से काम करेगा, देखते हैं। देखो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने इनपुट तो यहाँ पर 3 3 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनपुट 3 3 दे रखे हैं और यहाँ पर तो आपने कुछ पास ही नहीं करा पैरामीटर, तो फिर तो एरर ही बताएगा ना, वो तो यही समझेगा आपने यहाँ पास करा बट यहाँ पर तो लिखा ही नहीं पैरामीटर। आई होप इतना पार्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ के अलावा और कोई सा भी पैरामीटर पास कर दिया, भले 1 पास किया या 5 पास किए, बात एक ही है, उसको हम कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी देख चुके थे कि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए या फिर एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है, मॉडल है, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। अगर मैंने यहाँ पर ब्रांड भी लिख दिया तो वो भी एट्रीब्यूट है, ईयर भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट और सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अब इसके नाम से आप समझो, क्लास एट्रीब्यूट मतलब क्लास में क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होगा। समझ आ रहा है? अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला हम समझेंगे क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कार का। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरी कार की कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे तरीके की कार मैन्युफैक्चर होती है। अब मुझे बताओ कि हर कार का मतलब यहाँ पर कार कितनी क्रिएट हो रही है? फर्स्ट कार तो क्रिएट हो रही C1, सेकंड कार हो रही C2, थर्ड हो रही C3। अब मेरे को बताओ कि हर कार का कलर अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हर कार का मॉडल अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हर कार का ईयर अलग अलग हो सकता है कि किस ईयर में लॉन्च हुई थी? बिल्कुल हो सकता है। पर क्या हर कार का कंपनी अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी की तो कार है, तो कंपनी का नाम तो सेम ही रहेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, कंपनी का नाम एज प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि कलर और मॉडल है ना, वैसे कंपनी एक प्रॉपर्टी में क्रिएट कर रही हूँ। अब इसका नाम है PR मोटर्स। अब मेरे को आप बताओ, C1 का भी नाम PR मोटर्स ही रहेगा कंपनी का, C2 के लिए भी PR मोटर्स रहेगा, अब C3 के लिए भी PR मोटर्स ही रहेगा। अब बैकएंड में कितनी जगह लेगा मुझे बताओ। यहाँ पर हमने लिखा सेल्फ डॉट कंपनी, कंपनी इधर भी हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा एज पैरामीटर भी, अदरवाइज वो एरर बताएगा। अब जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनपुट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इनपुट दे दिया PR मोटर्स, यहाँ पर भी मैंने PR मोटर्स दे दिया। ये सभी एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय का एग्जाम्पल है इसीलिए। ओके, अब यहाँ पर भी मैंने PR मोटर्स दे दिया।
अब मुझे आप बताओ ये कितनी जगह लेगा? फिलहाल तो हमने सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, मतलब एम्प्लॉयी 1 और एम्प्लॉयी 2। एम्प्लॉइज़ तो 1000 भी हो सकते हैं। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे? हर ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट होगी कंपनी, और उस प्रॉपर्टी में पीआर मोटर भी स्टोर होगा, बट सबका आंसर सेम रहेगा। पीआर मोटर एम्प्लॉयी 1 के लिए भी, पीआर मोटर एम्प्लॉयी 2 के लिए भी, पीआर मोटर एम्प्लॉयी 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, सबके लिए। जगह कितनी घेरेगा वो? करेक्ट। तो इससे तो बेहतर है कि हम एक कॉमन प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो कि क्लास में होगी, यहाँ पर क्रिएट होगी। देखो कैसे क्रिएट होगी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एक कॉमन प्रॉपर्टी हम बनाएंगे क्लास के अंदर जिसका नाम होगा कंपनी। देखो यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ कंपनी। अब यहाँ पर मैं स्टोर कर लेती हूँ पीआर मोटर्स, ठीक है, और यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। अब बैकएंड में हमारा कोड समझेगा कि ठीक है, अब आप जितने भी इस क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे ना, उन सब के लिए जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी कंपनी, उसका इनपुट पीआर मोटर ही रहेगा। तो अब हमारा जगह कितना बच गई, हमारा टाइम भी बच गया, बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। जगह भी बच गई बैकएंड में। अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो इनपुट के लिए जगह नहीं लेगा, ठीक है, एक कॉमन जगह लेगा। पीआर मोटर जब भी उसको जरूरत होगी वो उसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो हमारा काम हो गया आसान। अभी फिलहाल ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा, इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आपको एम्प्लॉय 1 के लिए प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिखो एम्प्लॉय 1, उसके बाद डॉट अपने प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंपनी। तो वही यहाँ पर लिख दो कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी लिख दी। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, इधर भी लिख देते हैं, चलो एम्प्लॉय 2 के लिए भी, ठीक है, एम्प्लॉय 2 डॉट कंपनी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है पीआर मोटर्स। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें डिफॉल्ट वाला हटाना पड़ेगा, हमने पहले का कोड नहीं हटाया इसीलिए, ठीक है, डिफॉल्ट हटा देते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हरीश 1350,000 पीआर मोटर्स इसके लिए भी आ रहा है, अंजलि के लिए भी पीआर मोटर्स आ रहा है, बट हमने लिखा कॉमन है। तो इसे कहते हैं हम क्लास एट्रीब्यूट। जब भी हम क्लास के जस्ट अंदर क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। जो हमने नेम, आईडी, सैलरी यहाँ पर क्रिएट करी है ना, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो रही है एज ब्लू। और अगर क्लास के जस्ट बाद में क्रिएट हो रही है, क्लास के अंदर क्रिएट हो रही है, तो मतलब होगा क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपनी का नाम प्रिंट कराने का ना एक और भी तरीका है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एम्प्लॉय 1 डॉट कंपनी, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, और डॉट कंपनी। देखो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, क्लास का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारी क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय, और डॉट अब लिख दो अपने प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, या फिर क्लास एट्रीब्यूट, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट है ना, इसीलिए आप क्लास का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज जब भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होगा तब आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो अब मैं रन करके बताती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। पीआर मोटर्स यहाँ पर भी आ गया, जो कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट कंपनी लिखा था, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट लिखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और क्लास भी लिख सकते हो, बट कंडीशन ये है क्लास एट्रीब्यूट अगर है तो ही यहाँ पर क्लास का नाम लिखना। अदरवाइज अगर ऐसा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है जो कि एज ब्लूप्रिंट अंदर लिखा हुआ है, तो फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा मेथड्स। ऑलरेडी हमने मेथड्स यहाँ पर थोड़ा समझ चुके हैं, बट हम इसका कोड बना के देखेंगे। मेथड्स का काम क्या होता है? अगर आपको कोई सा भी फीचर या फिर एक्शन परफॉर्म करना है, उस तरीके का कोड अगर लिखना है, तो उसको आपको एक मेथड क्रिएट करने के अंदर लिखना होगा। अभी तक के हमने कंस्ट्रक्टर्स देखा, अब हम मेथड देखेंगे। मेथड का भी कोड ना थोड़ा थोड़ा सेम होता है, मतलब उसका सिंटेक्स सेम होता है जैसे कंस्ट्रक्टर का होता है, थोड़ा सा ही चेंजेस है। कैसे वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक मेथड बना रही हूँ, आप इसको मेथड भी बोल सकते हो या फिर एक्स्ट्रा मेथड भी बोल सकते हो। हाँ, कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा मेथड टाइप से कुछ लिखा हुआ होता है इसीलिए। तो चलिए इसका भी सिंटेक्स सेम रहेगा, डेफ। उसके बाद अब हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं, तो इसलिए अब इनिट नहीं लिखेंगे। जो भी नाम आप देना चाहो अपने मेथड का वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर शो इन्फो नाम दे रही हूँ, ओके। अब हम यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल सिर्फ सेल्फ पास कर रही हूँ और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि सेल्फ कंपलसरी होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कुछ डिटेल्स। कैसे? एफ स्ट्रिंग यूज करके मैं डिटेल्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय नेम इज। अब देखो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी और सेल्फ वाली प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी। जो भी इनपुट हम यहाँ पर देंगे ना, वही वाला फेच करके लाएगा। ऐसे कुछ अलग से इनपुट नहीं दे रही हूँ मैं, इसीलिए। तो अगर मैं नाम प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो फिर सेल्फ डॉट नेम, ओके। चलिए पहली लाइन तो हमने लिख दी। मैं एक और कुछ भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे कि एफ स्ट्रिंग लगा दिया हमने, इट्स आईडी इज, ओके। अब इसकी आईडी हम दे देते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के सेल्फ डॉट
आईडी। ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो हमने मेथड तो क्रिएट कर दी, यहाँ पर डाटा भी दे दिया, करेक्ट। और हम फेच यही वाला डाटा करा रहे हैं जो यहाँ पर देंगे हम। जैसे यहाँ पर हरीश दिया तो वो प्रिंट होगा, यहाँ अंजलि दिया तो अंजलि प्रिंट होगा। अगर आप एम्प्लॉय 1 के लिए कर रहे हो कॉल तो ये प्रिंट होगा, एम्प्लॉय 2 के लिए तो फिर ये वाला होगा। ओके, तो चलिए हमने इतना पार्ट तो पूरा लिख दिया। अब इसको कॉल भी लगाना होगा, तो मैं यहाँ पर कॉल लगा रही हूँ। अब आप बताओ आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल लगाना चाहते हो। मैं एम्प्लॉय 1 के लिए कॉल लगाना चाहती हूँ, तो फिर एम्प्लॉय 1 का डाटा प्रिंट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय 1 डॉट, अब अपनी मेथड का नाम जो कि है शो इन्फो, और फिर पेरेंथेसिस खाली इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं किया है इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है इसके लिए एम्प्लॉय नेम इज, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय 1 के लिए हमने यहाँ पर कॉल लगाया, इसलिए हरीश आ रहा है, यहीं से फेच होकर आ रहा है डाटा। और नेक्स्ट लाइन में आईडी 13 आ रहा है और यहीं से फेच होकर आ रहा है डाटा, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट पिलर ऑफ ऊप्स है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो नाम से आप समझो, नाम से समझा रही हूँ। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इनहेरिट करना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके अंदर जो जीन्स थे वही इनहेरिट होकर आए हमारे पेरेंट्स में, करेक्ट। जो हमारे पेरेंट्स में जीन्स इनहेरिट होकर आए हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, वही इनहेरिट होकर आए हम में। बट आप मुझे बताओ क्या कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी है हम में? बिल्कुल है। तो अब जो नेक्स्ट रूल होता है इनहेरिटेंस का वो ये है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में जो जीन्स रहेंगे वो तो हमारे पेरेंट्स में आएंगे ही सही, बट कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी आएंगे। और जो हमारे पेरेंट्स में जीन्स होंगे वो तो हमें आएंगे ही सही इनहेरिट होके, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर काम करेगा। आपको एक क्लास बनानी है पेरेंट क्लास, वहां पर आप जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको बनानी है चाइल्ड क्लास। आप उसको इनहेरिट करोगे ना जब भी पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी या फंक्शंस होंगे मेथड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर हमारे चाइल्ड वाली क्लास में आ जाएंगे। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर नहीं करते हो तो पेरेंट्स वाले तो इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा, और डिटेल आपको जब मैं समझाऊंगी कोड के साथ तो आ जाएगा। तो चलिए अब हमारा इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर। जी हाँ, पेरेंट वाला जो क्लास होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर आएगी हमारे चाइल्ड वाले क्लास में, ठीक है। कैसे क्रिएट करना वो हम देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ, एनिमल का। एनिमल एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और चाइल्ड हो गया डॉग के नाम से ले लेते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड हो गया डॉग वाली क्लास, है ना। यहाँ पर दो क्लास हम क्रिएट करें, एक पेरेंट और एक चाइल्ड वाली। तो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करें, क्लास का नाम मैं पेरेंट का नाम दे रही हूँ एनिमल। तो नेक्स्ट हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दे रही हूँ स्पीक। तो यहाँ पर मैं बस एक एग्जांपल की तरह लेना, हाँ, इसको कि डॉग कैसे आवाज निकालता है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कराकर दिखा रही हूँ। एक इजी एग्जांपल देना चाहती थी मैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए, इसीलिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा सेल्फ। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमने पास कर दिया सेल्फ। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराएंगे, आई कैन मेक अ साउंड। आई कैन मेक अ साउंड, एनिमल बोल रहा है, ठीक है। आप देखो हमारे पेरेंट वाली क्लास तो बन गई। अब देखो आपको कैसे समझ आएगा कि पेरेंट क्लास कौन सी और चाइल्ड क्लास कौन सी, वो कैसे समझ आएगा वो बता रही हूँ, ध्यान से देखना। पेरेंट क्लास तो हमारी नॉर्मल वाली क्लास रहेगी जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वैसी बन गई है। अब देखो चाइल्ड की क्लास कैसे क्रिएट होती है, जैसे हमने एनिमल वाली क्रिएट करी ना वैसे ही आप चाइल्ड वाली भी क्रिएट करो। क्लास, अपनी क्लास का नाम मैं यहाँ पर डॉग दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं सेल्फ पास नहीं करूंगी, ना ही मैं सीएलएस पास करूंगी, ना ही यहाँ पर मैं कोई स्टैटिक मेथड यूज कर रही हूँ, नहीं। यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर मैं डायरेक्टली पेरेंट की क्लास ही पास कर दूंगी। मेरी पेरेंट की क्लास का नाम क्या है, एनिमल। देखो पेरेंट की क्लास का नाम क्या है, एनिमल। तो मैंने चाइल्ड वाली क्लास में डायरेक्टली पेरेंट की क्लास ही पास कर दी। मतलब अब इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा, फंक्शन लिखा होगा, मेथड लिखा होगा, प्रॉपर्टीज लिखी हुई होगी, ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर यहाँ पर डॉग में आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब आप डिफरेंस समझ लो क्या होती है पेरेंट और चाइल्ड की क्लास। यहाँ पर नॉर्मली हमने क्लास बनाई है पेरेंट की और पेरेंथेसिस यहाँ पे लगाया नहीं और कुछ भी पास भी नहीं करा है। चाइल्ड वाले में हमने एक पेरेंथेसिस बनाया और उसके अंदर डायरेक्टली पेरेंट वाली क्लास ही पास कर दी है, ठीक है। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। मैंने आपसे बोला था कि पेरेंट वाली तो सारी इनहेरिट होकर आएगी, बट आप कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो। हमें भी तो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं बट कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी तो होते हैं, वैसे ही तो यहाँ पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, हाँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बार्क। अब देखो सेल्फ यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहती हूँ वूफ, कि क्या आवाज निकालता है डॉग, उस तरीके से। अब इसको एग्जाम्पल की तरह लेना, हाँ।
तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखो हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस चेक कैसे करना है कि इनहेरिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू, इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपनी क्लास का नाम। अब यहाँ पर मैं चाइल्ड वाली क्लास की यूज कर रही हूँ, ऑब्वियसली चाइल्ड वाली यूज करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस चेक करना चाहती हूँ। पेरेंट्स के जितने भी जीन्स है वो सब चाइल्ड में आए हैं, तो मुझे यही तो चेक करना है कि पेरेंट्स के सारे जीन्स चाइल्ड में आए कि नहीं आए। अगर आ गए होंगे तो ये सब प्रिंट होकर बता देगा आई कैन मेक अ साउंड, अगर नहीं आए होंगे तो फिर नहीं प्रिंट होकर बताएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनिमल लिख देती हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एनिमल लिख दिया, बट ये तो पेरेंट क्लास है, इसमें थोड़ी चाइल्ड के जीन्स इनहेरिट होकर आए। ठीक है, तो हम चेक कर ही नहीं सकते थे इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर चाइल्ड की क्लास लिखी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसको तो एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास करा नहीं, सिर्फ प्रिंट कराने का ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए। अब देखो अपनी मेथड को कॉल लगा दो जिस भी मेथड को आप प्रिंट कराना चाहते हो। देखो ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डी है, और यहाँ पे पास भी मैंने डॉग को करा है, बट मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगी पेरेंट की। ध्यान से देखो मैं यहाँ पर मेथड यूज कर रही हूँ पेरेंट की, स्पीक। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर इसने प्रिंट करके बता दिया आई कैन मेक अ साउंड, मतलब इनहेरिटेंस काम कर रहा है। अगर नहीं बताया मतलब इनहेरिटेंस काम नहीं कर रहा है। देखो इसने प्रिंट करके बता दिया, मतलब सही से काम कर रहा है। फिर से बता दूं, अगर कोई सी भी चीज नहीं समझ आई है तो बैकएंड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और ऊप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीएसए में। ठीक है, या भले आप एएमएल के सीख रहे हो या पाइथन सीख रहे हो, एज योर विश, बट ऊप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 4 पिलर्स तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो फिर से समझा रही हूँ, हमने इनहेरिटेंस में स्टार्टिंग में क्या करा, एक क्लास क्रिएट करी पेरेंट के नाम से, उसमें एक फंक्शन क्रिएट करा है, मेथड क्रिएट करा है, वहां पर हम डायरेक्टली कुछ प्रिंट करा रहे हैं। फिर मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है चाइल्ड के नाम से, वहां पर डायरेक्टली मैंने पास कर दिया अपने पेरेंट वाली क्लास को ही, ताकि सारा डाटा इनहेरिट होकर उसमें आ जाए। उसके बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करी है चाइल्ड वाले में, है ना, चाइल्ड वाले में एक और मेथड क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कराने का भी काम कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, वहां पे मैंने पेरेंट को पास नहीं करा, चाइल्ड वाली क्लास को पास करा है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज या फिर जीन्स इनहेरिट होकर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉग को पास कर दिया। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में डॉग स्टोर है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, डॉट स्पीक वाली मेथड को मैंने कॉल लगा दिया, जो कि पेरेंट की मेथड है। अब मैं चेक करवा रही हूँ कि क्या डॉग के थ्रू, मतलब चाइल्ड के थ्रू, क्या पेरेंट वाले मेथड का डाटा प्रिंट होकर बता रहा है टर्मिनल पर। हाँ बिल्कुल बता रहा है, मतलब इनहेरिटेंस काम कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं एनिमल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एनिमल, मतलब पेरेंट वाला क्लास पास कर दिया, और अब मैं यहाँ पर लिख दूं बार्क। अब ये वाला मेथड किसका है, चाइल्ड का है। तो अब मुझे बताओ कि क्या चाइल्ड की प्रॉपर्टीज पेरेंट्स में होती है, नहीं होती है, सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में होती है। तो अब मैं रन करती हूँ, अब एरर बताएगा। देखो इसने एरर बता दिया, एनिमल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। एनिमल के पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बार्क प्रिंट भी करा सकते हो, हाँ अगर आप कराना चाहो तो। देखो यहाँ पर मैं डॉग पास कर देती हूँ तो ही ये बार्क को प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, बार्क वाली मेथड को हम कॉल लगा रहे हैं। देखो वूफ लिखा हुआ आ गया है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पिलर पे चलते हैं, ऊप्स के, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, मतलब एक से ज्यादा तरीकों से। ठीक है, पॉली का मतलब ये होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसका मतलब है वन फंक्शन मेथड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आप एक एक्स्ट्रा मेथड या फंक्शन क्रिएट करोगे और वो डिफरेंटली बिहेव करेगा हर एक क्लास के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे, वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हम टोटल 2 क्लासेस क्रिएट करेंगे, और जो हमारा एक एक्स्ट्रा मेथड हम और क्रिएट करेंगे। एक तो दोनों क्लासेस में क्रिएट होगा एक एक मेथड, ठीक है, एक एक मेथड तो दोनों क्लासेस में क्रिएट होगा, वो तो है ही। एक और एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करेंगे और वो डिफरेंटली वर्क करेगा दोनों क्लासेस के लिए। कैसे, वो हम देखते हैं। शायद अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है क्लास बर्ड। अब इसमें ना पेरेंट और चाइल्ड जैसा कुछ भी मैं समझ रहा हूँ, इसमें पेरेंट और चाइल्ड वाला कोई काम नहीं है, थोड़ा अलग रहेगा। तो देखो एक क्लास मैंने क्रिएट कर ली, नॉर्मल क्लास है ये, हाँ। उसके बाद एक मेथड में क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर साउंड नाम से। ठीक है, इसमें सेल्फ मैं पास कर रही हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सा कुछ प्रिंट करा देते हैं हम। ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं कि बर्ड कैसा साउंड निकालती है। तो हम चिर्प लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिए। तो चलिए एक तो हमने मेथड क्रिएट कर ली और एक क्लास भी क्रिएट कर ली। एक और क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा कैट। ठीक है जी,
एक और हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं एक और मेथड क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं फिर से साउंड ही दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो कैट वाले में एक मेथड क्रिएट करी उसका नाम मैं साउंड दे रही हूँ, और बर्ड वाली क्लास में भी ऑलरेडी एक मेथड क्रिएटेड है साउंड में, और यही तो यहाँ पर लिखा है एक फंक्शन, ये एक मेथड डिफरेंटली बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब कैसे वो हम देखते हैं। तो देखो दोनों का नाम मैंने सेम दे रखा है, इसीलिए दोनों क्लासेस में मेथड का नाम। अब मैं फिर से यहाँ पर सेल्फ पास कर रही हूँ और कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पर। तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ म्याओ। ओके जी, कैट की हमने यहाँ पर वॉइस भी लिख दी है। अब हमने दो क्लास तो क्रिएट कर लिया, अब एक और क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बाहर मैं एक एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करूंगी। एक्स्ट्रा मेथड का नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ एनिमल साउंड। एनिमल का साउंड ये प्रिंट करके बताएगा। अब मुझे बताओ कौन से वाले एनिमल का साउंड प्रिंट करके बताएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो 2 एनिमल्स की क्लासेस क्रिएट करी है, बर्ड की भी और क्लास की भी, और दोनों के साउंड हमने दे रखे हैं। बर्ड का हमने दे रखा है साउंड वाले मेथड में जो कि चिर्प, और कैट वाले का साउंड वाले मेथड में हमने दिया म्याऊ। तो अब क्या प्रिंट करके बताएगा, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये प्रिंट करके बताएगा जो भी हम कॉल लगाते वक्त जिस भी क्लास का नाम लिखेंगे ना उसकी मेथड का डाटा प्रिंट करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कोड बाद में लिखूंगी, पहले आपको कॉल करके बताती हूँ क्या डाटा प्रिंट करके बताएगा। देखो अगर मैंने कॉल लगाया एनिमल साउंड वाली मेथड को, ठीक है, अभी फिलहाल तो हमने उसमें कुछ कोड नहीं लिखा है बट हम लिखेंगे, और मैंने अगर पेरेंथेसिस में दे दिया यहाँ पर बर्ड, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बर्ड दे दिया तो फिर ये प्रिंट करके बताएगा चिर्प, और अगर मैंने कैट दे दिया तो फिर ये प्रिंट करके बताएगा म्याओ। तो अब ये जो हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं बर्ड या फिर कैट, ये कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि हम जब मेथड को कॉल लगाते तो पैरामीटर देना पड़ता है ना, और फिर इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देंगे इसके लिए, ताकि बर्ड या कैट यहाँ पर स्टोर करा पाए और उसका साउंड ये प्रिंट करा कर बता पाए। अब देखो नेक्स्ट अपने पैरामीटर का नाम लिख दो, ठीक है, और डॉट साउंड लिख दो यहाँ पर, ठीक है। डॉट साउंड क्यों लिख रही हूँ, डॉट साउंड में ये वाली मेथड को यूज कर रही हूँ, ठीक है, इस वाली मेथड को मैं यूज कर रही हूँ साउंड वाली को। अभी हम इसको क्लियरली नहीं बता रहे हम कौन से वाले का साउंड यूज करें, कैट का कि बर्ड का, वो हम यहाँ पर जो पास करेंगे ना उस हिसाब से ये प्रिंट करके बताएगा। नॉर्मली मैं सिर्फ एक कॉमन मेथड दे रही हूँ साउंड नाम से, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से मैं एनिमल साउंड इस वाली मेथड को कॉल लगा दिया है, और कॉल लगाते वक्त इनपुट दिया है एनिमल वाले पैरामीटर में बर्ड। तो मतलब बर्ड का साउंड क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने साउंड वाले मेथड को यूज करा है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को कॉल लगाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। तो एनिमल साउंड वाले मेथड में से मैं एक साउंड वाले मेथड को कॉल लगा रही हूँ जो कि है क्लास बर्ड में भी और क्लास कैट में भी। यहाँ पर मैंने बर्ड दिया है इसलिए इस वाले मेथड को कॉल लगाया, इसलिए चिर्प प्रिंट करके बताएगा। चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब अगर मैंने बर्ड की जगह पर यहाँ पर कैट लिख दिया, तो अब जो कॉल लग रहा है एनिमल साउंड को यहाँ से यहाँ पर कॉल लग रहा है, और यहाँ से साउंड को कॉल लग रहा है कौन से वाले को, कैट वाली क्लास के साउंड को कॉल लग रहा है, इसको कॉल लग रहा है। अब यहाँ पर ये म्याओ प्रिंट करके बताएगा। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। मैंने डेफिनेशन में यही लिखा था, एक पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शन या मेथड क्रिएट करा है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कैट वाली क्लास क्रिएट करी थी, और यहाँ पर अगर कैट पास कर दिया तो उसका डाटा प्रिंट करके बताएगा। अगर मैंने बर्ड दे दिया यहाँ पर इनपुट में तो फिर बर्ड का डाटा प्रिंट करके बताएगा। अब यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी लिख सकते हो एज अ विश, मुझे इजी से आपको समझाना था इसलिए समझाया। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि स्टैटिक मेथड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे इसको कि क्या है। अ स्टैटिक मेथड इज अ नॉर्मल मेथड इनसाइड अ क्लास दैट डज नॉट यूज सेल्फ। जी हाँ, यहाँ पर सेल्फ यूज नहीं होगा, सेल्फ कंपलसरी नहीं है। ओके, इट्स वर्क लाइक अ नॉर्मल फंक्शन बट प्लेस्ड इनसाइड अ क्लास फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ना दो रूल होगा। सबसे पहला तो सेल्फ को आपको यूज नहीं करना है। सेकंड रूल ये है कि नॉर्मल मेथड की तरह तो काम करेगा बट आपको उसको क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा, और एट द रेट स्टैटिक मेथड करके भी लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और वो ये है कि मैं उसको अपर केस में डाटा दूंगी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड को यूज करेंगे। कैसे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास क्रिएट कर लो, ठीक है, क्लास का नाम मैं दे रही हूँ डाटा दे देते हैं हम क्लास का नाम। ओके, चलिए जी। अब देखो अब यहाँ पर हमको स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, एट द रेट लगाओ स्टैटिक मेथड। देखो ये रही स्टैटिक मेथड क्रिएट हो गई है। अब बाकी का कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हमें नॉर्मल जैसे हम फंक्शन मेथड क्रिएट करते हैं ना वैसे ही क्रिएट करनी है। डेफ लगाओ, उसका नाम दो
मैं यहाँ पे कन्वर्ट दे रही हूँ उसका नाम, क्योंकि कन्वर्ट करेगा अपर टू लोअर में, इसीलिए। और यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दो, सेल्फ कंपलसरी नहीं, इसलिए सेल्फ आपको नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप मेथड यूज करते हो वैसे ही लिखना है। तो मेथड में हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं जिसके लिए हम इनपुट दे पाए, और जो भी हम इनपुट देंगे उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करी हूँ टेक्स्ट, इसके लिए हम इनपुट देंगे जब हम इसको कॉल लगाएंगे। और यहाँ से मैं रिटर्न करवा रही हूँ, क्या रिटर्न करवा रही हूँ कि ये टेक्स्ट को जो भी हम इनपुट देंगे ना उसको कन्वर्ट कर दे लोअर केस में। चलिए अब हम इसको कॉल लगा के देखते हैं, ठीक है। कॉल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं और यहीं से प्रिंट के अंदर ही हम कॉल लगा देते हैं। हमारी मेथड का नाम क्या है, कन्वर्ट, तो वो लिख देते हैं हम, ठीक है। बट सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड है और डायरेक्टली क्लास के अंदर है, इसलिए हमें क्लास लिखना होगा। पहले भी हमने क्लास वाले एट्रीब्यूट में भी यही समझा था, क्लास के अंदर था इसलिए हमें क्लास का नाम लिखना पड़ा था, ठीक है। डाटा डॉट, अब अपनी मेथड का नाम लिख दो, मेथड का नाम है हमारा कन्वर्ट, ये लिख दिया। अब इसके बाद एज इनपुट पास कर दो जो भी डाटा को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो। मैं कन्वर्ट कराना चाहती हूँ हेलो AIML कोर्स टू लोअर केस। चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैंने अपर केस में यहाँ पर लिखा था और ये पूरा लोअर केस में आ रहा है, ठीक है। एक और भी आप क्वेश्चन ले सकते हो अगर चाहो तो, प्रैक्टिस के लिए आप देख लेना, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड कैसे यूज करते हैं। इसका सिंपल सा काम है, जैसे आप नॉर्मल मेथड क्रिएट करते हो वैसे ही क्रिएट करो, बट सेल्फ को आपको यूज नहीं करना है। सेकेंड, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर लिखी जाती है, तो जैसे क्लास एट्रीब्यूट हमने समझा था, यहाँ पर आपको क्लास का नाम देना है, डॉट लगाकर अपने मेथड का नाम देना है जब आप कॉल लगा रहे हो। यहाँ पर आप इनपुट पास कर सकते हो जो भी आपने पैरामीटर यहाँ पर पास करा उस हिसाब से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं जो कि क्लास मेथड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम इसका कोड बना के देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, क्लास मेथड हैज एक्सेस टू द क्लास इटसेल्फ नॉट टू इंस्टेंस, इट यूजेस CLS इंस्टेड ऑफ सेल्फ। जी हाँ, इसका मतलब है कि क्लास मेथड को ना आप एक्सेस कर सकते हो, बट उस क्लास के अंदर ही, किसी बाहर मेथड में नहीं एक्सेस कर सकते, ना ही किसी और कंस्ट्रक्टर में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड नॉट टू इंस्टेंस, इसका मतलब है अगर आपने कोई और सी मेथड क्रिएट करी या फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी अपनी वाली क्लास मेथड के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते हो। ये रूल है इसका। नहीं समझा, अभी कोड बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इसमें कि इट यूजेस CLS इंस्टेड ऑफ सेल्फ। जी हाँ, ये नेक्स्ट रूल है इसका कि आपको यहाँ पे सेल्फ यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे या फिर कोई सा भी मेथड क्रिएट करते थे, वहां पे हम सेल्फ लिखते थे। बट क्लास मेथड में आपको सेल्फ नहीं लिखना है, बट आपको CLS लिखना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, ना ही आपको सेल्फ लिखना पड़ता था, ना ही आपको CLS लिखना पड़ता था, करेक्ट। बट क्लास मेथड में आपको CLS लिखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे सेल्फ लिखते थे। और थर्ड रूल इसका ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सेल्फ लिखते हो ना, तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट देखो यहाँ पर भी हमने सेल्फ नहीं लिखा स्टैटिक मेथड में, और यहाँ पर भी हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा था, करेक्ट। डायरेक्टली हमने प्रिंट में ही अपनी क्लास का नाम लिखा था, उसके बाद अपने मेथड का नाम लिख दिया था और इनपुट दे दिया था। सेम हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्लास मेथड में भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या फिर नॉर्मल सेल्फ वाला यूज करते हैं, तब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ का मतलब ही है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना खुद में स्टोर करो, तो उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्लास मेथड का कोड बना के देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें ना एक स्कूल का डाटा स्टोर करना, मतलब स्कूल का नाम स्टोर करना, उसको प्रिंट करा के देखना है। तो उसके लिए मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं ना वैसे ही क्रिएट करेंगे। इसका क्लास का नाम मैं दे रही हूँ स्टूडेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैं क्लास की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रही हूँ डायरेक्टली क्लास के अंदर, कोई कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर क्रिएट नहीं करी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्लास के अंदर क्रिएट करी, और वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, इंस्टेंस बोल लीजिए, एट्रीब्यूट्स किसी भी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब देखो प्रॉपर्टी है स्कूल, अब इसमें मैं इसका नाम स्टोर कर रही हूँ स्कूल का, ABC स्कूल, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट करा था ना स्टैटिक मेथड में, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, बस स्टैटिक की जगह यहाँ पर क्लास मेथड लिखाएगा। तो @क्लास और मेथड, देखो रिकमेंड भी कर रहा है। अब क्लास मेथड के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं दे रही हूँ डेफ गेट स्कूल। ये रिटर्न कर देगा स्कूल के नाम को यहाँ से, ओके। तो गेट स्कूल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे एज पैरामीटर यहाँ पर CLS पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्लास का शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए इसी तरीके से। एंड देन यहाँ से मैं रिटर्न करवा रही हूँ, किसको रिटर्न करवाऊंगी, क्लास के प्रॉपर्टी को जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी ना उसको।
तो अब प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हमने क्या लिखा है? CLS, तो वैसे ही लिखो CLS डॉट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? स्कूल। देखो नहीं समझ आ रहा ना कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। हम यहाँ पर क्या करते थे, सेल्फ को यहाँ पर पास करते थे एज पैरामीटर और फिर सेल्फ लिखते थे, उसके बाद डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे। करेक्ट, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले CLS लिखो एंड डॉट प्रॉपर्टी क्या है? हमारी स्कूल है जो यहाँ पर हमने क्रिएट करी है, क्लास की प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स आप बोल लीजिए। ऐसे हमने रिटर्न भी कर दिया। अब हम प्रिंट करा देते ताकि ABC स्कूल प्रिंट होकर बता दे। प्रिंट कैसे कराएंगे? अपनी क्लास का नाम लो। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो डायरेक्टली आपको क्लास का नाम लिखना है। किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी का नाम स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, पहले लिखना है अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख रही हूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट लिख दो एंड डॉट अपने मेथड का नाम, जहां से भी रिटर्न करवा रहे हो। तो देखो यहाँ से हमने अपनी मेथड को कॉल लगा दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनपुट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनपुट यहाँ पर हमने स्टोर करा है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ABC स्कूल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लास मेथड कैसे काम करती है। करेक्ट। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारी डंडर मेथड। अब डंडर मेथड काफी सारे टाइप की होती है। हाँ, मेनली होती है इनिट और STR। इनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, इनिट देखी थी, वही होती है। STR हमको देखना और हम बाकी ये सभी भी देखेंगे। काफी इजी है, बट इम्पोर्टेंट ये दो ही होती है। ये शायद कभी आपसे पूछ ले तो इसलिए आप समझ लीजिए ये भी। ये वाला ओप्स का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए ये वाली चीजें भी एक्स्ट्रा समझा रही हूँ। अदरवाइज इंपॉर्टेंट 2 या 3 ही है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करते हैं। डंडर मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे STR को, कि STR को हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ना मैं स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रही हूँ, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स इस टाइप से। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास और नाम दे रही हूँ मैं इसका स्टूडेंट। तो चलिए अब एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इसलिए क्रिएट करें क्योंकि यहाँ पर हम कोई सी क्लास मेथड तो यूज कर नहीं रहे, ना ही स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज की तो जरूरत पड़ेगी ना, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, STR, LEN, EQ इन सभी में। करेक्ट, इसीलिए। तो चलिए वो भी क्रिएट कर लेते हैं हम। डेफ इनिट, और उसके बाद अब सेल्फ तो कंपलसरी है, उसके बाद मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। सबसे पहला होगा नेम एंड सेकंड होगा स्टूडेंट का मार्क्स। चलिए जी, ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं सेल्फ डॉट नेम के नाम से, इक्वल्स टू नेम। ये भी हमने क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी सेल्फ डॉट मार्क्स के नाम से, इक्वल्स टू में आप मार्क्स लिख दीजिए। चलिए दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्रिएट हो चुकी है, हमारा कंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया। अब चलते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डंडर मेथड पे, जो कि STR। अब इसका काम क्या होता है? इट विल रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू विल प्रिंट इट। जी हाँ, ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखो अभी जब हमने यहाँ पर रिटर्न करा था तो क्या करा था, डायरेक्टली क्लास का नाम लिख दिया था और प्रॉपर्टी का नाम लिखा था। बट अब यहाँ पर ना हमको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है F स्ट्रिंग को यूज करके आप नॉर्मल टेक्स्ट भी पास कर सकते हो और इस टाइप का डाटा भी पास कर सकते हो, या फिर प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हो एज अ वेरिएबल। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ, अगर नहीं भी समझ आया तो। देखिए कैसे होगा काम। सबसे पहले तो STR वाली एक मेथड क्रिएट कर लो। इसको भी क्रिएट करने का तरीका सेम ही होता है, $_STR, है ना। अब यहाँ से पास तो हटा देते क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखना है, इसलिए सेल्फ तो यहाँ पे कंपलसरी है। हाँ, क्योंकि जब भी $_ लिखाएगा सेल्फ आपको लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, मैं यही सभी प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी। हाँ, नेम और मार्क्स को, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स को यूज करूंगी। मैंने पहले भी बताया था इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं जो हमने यहाँ पर यूज किया है, करेक्ट। और ये वो है जिसको हम प्रिंट में यूज करेंगे। तो जब हम रिटर्न करवाएंगे तब ये करवाएंगे सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। इफ स्ट्रिंग को हमें यहाँ से रिटर्न करवाना है तो आप सिंपल टेक्स्ट भी रिटर्न करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट मार्क्स भी रिटर्न करवा सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि सिंपल स्ट्रिंग भी यहाँ से रिटर्न हो, तो इसलिए मैंने लिखा है स्टूडेंट डाटा। अब हमें पास करना है हमारी प्रॉपर्टीज को, ताकि इसका डायनेमिक डाटा प्रिंट होकर बता दे। जो भी हम एज इनपुट देंगे, वो जो भी स्टूडेंट का नाम देंगे, जो भी मार्क्स देंगे, वो प्रिंट होकर बता दे। तो देखिए सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर लिख रहे हैं हम, सेल्फ डॉट नेम एंड नेक्स्ट है मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स।
तो देखिए सेल्फ डॉट मार्क्स भी हमने यहाँ से लिख दिया, रिटर्न कर दिया। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं, बट रन करने से पहले हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज करा है, सेल्फ यूज करा है, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। एक नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का, S1 दे देते हैं। चलिए स्टूडेंट का डाटा हमने स्टोर करा है, तो स्टूडेंट 1 S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद हमारा सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको सबसे पहला क्या है हमारा पैरामीटर नेम, उसके बाद क्या है मार्क्स, तो वही पास कर दो। यहाँ पर नेम में दे रही हूँ यहाँ पर अर्पित, और यहाँ पर हम डाटा दे देते हैं, मतलब मार्क्स दे देते हैं, वो मैं लिस्ट की फॉर्मेट में दे रही हूँ। हाँ, आप किसी फॉर्मेट में दे सकते हो, नॉर्मली एक भी नंबर लिख सकते हो एज अ विश, बट लिस्ट में हम दे रहे हैं ताकि 2 to 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर हो जाए। यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, उसके बाद मैं 25 दे रही हूँ डाटा, उसके बाद मैं 30 दे रही हूँ डाटा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। अब एक और स्टूडेंट आप क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए एक और स्टूडेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। S2 इसका नाम दे देते हैं, और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं अंजलि, एंड यहाँ पे डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए 90। ठीक है जी, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लिए, अब हमें प्रिंट कराना है बस। तो अब हमने ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराओगे, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो अगर पूरा डाटा आपको प्रिंट कराना है तो। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का मतलब स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराना है तो S1 डॉट नेम करके आप लिख सकते हो, और पूरा डाटा प्रिंट कराना है तो S1 लिख दो एज अ विश। मुझे पूरा डाटा प्रिंट कराना है इसलिए मैं S1 लिख रही हूँ यहाँ पर। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पूरा डाटा ही शो कर रहा है, और हमने यहाँ पर पास क्या करा है, एफ स्ट्रिंग, मतलब जो डेफिनेशन में लिखा है ना वही करा है हमने। इट विल रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू विल प्रिंट इट। ठीक है, एक स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन से इसने प्रिंट करके बताया, रिटर्न करके बताया हमें डाटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे रिटर्न किया जाता है स्ट्रिंग में। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि एलियन। अब एलियन के नाम से आप समझ लीजिए इसका काम होगा लेंथ को कैलकुलेट करना। हाँ, यहाँ पर मैंने जैसे फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करे हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करवाऊंगी कि S1 की लेंथ फाइंड आउट करो, तो ये बताएगा 3। सेकंड वाले की कैलकुलेट करवाएंगे तो 3, अगर यहाँ पर और डाटा बढ़ा दिया तो फिर उस हिसाब से बताएगा। ठीक है, तो अभी कैसे काम करवाते हैं वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट कर रखे हैं, बस यहाँ पर हमें एलियन को मेथड को यूज करना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा डेफ, देन डबल अंडरस्कोर LEN, फिर से डबल अंडरस्कोर, और अब यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ को पास कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कराना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न किसको करवा रहे हैं, लेंथ को। किसकी लेंथ को, वो लिख दो आप यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मार्क्स की लेंथ को फाइंड आउट करना। अब जब भी हम रिटर्न करवाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, मार्क्स नहीं लिखेंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टोर उसी में। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं, सेल्फ डॉट मार्क्स। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं, बट इसके लिए प्रिंट, हाँ करवा दिया हमने प्रिंट तो। ठीक है, प्रिंट के लिए ना हमें यहाँ पर LEN लिखना होगा, LEN, और पेरेंथेसिस के अंदर S1। जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स का लेंथ आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो लिख दो। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो ना कि स्टूडेंट का जो भी नाम है उसकी लेंथ क्या है, मतलब कितने कैरेक्टर्स वहां पे मौजूद है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, मार्क्स की जगह पर सिंपल नेम लिख दो, सेल्फ डॉट नेम। चलिए नेम लिख देते हैं हम। अब हम रन करके देखते हैं, तो अर्पित का क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अगर अंजलि का हम कैलकुलेट करवाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो S1 की जगह S2 लिख दो। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड पे चलते हैं, जो कि है EQ। इसके नाम से आप समझो कंपेयर मार्क्स यूजिंग डबल इक्वल्स टू। यहाँ पर आपको मार्क्स का कंपैरिजन करना है, किसके मार्क्स का, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स के मार्क्स का यहाँ पर कंपैरिजन करना है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर आप ट्रू में आंसर दे दो, अगर नहीं इक्वल है तो फिर फॉल्स में दे दो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है S1 का मार्क्स यहाँ पर लिखे 10 25 30, और S2 का लिखा है 10 90 30। अब यहाँ पर ये कंपेरिजन करना है क्या इन दोनों के मार्क्स इक्वल है, अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दो, अदरवाइज फॉल्स में दो। अब देखो यहाँ पर बैकएंड का लॉजिक कैसा लगेगा। अगर आपको किसी भी चीज का सम निकालना होता है तो क्या करते हो, सबको ऐड कर लेते हो। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है S1 के पास, तो ये क्या करेगा, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम निकाल दो। सेम S2 के भी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम निकाल दो। अब दोनों का जो सम आया है ना, उन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या दोनों इक्वल है, अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दे दो, अदरवाइज फॉल्स में आंसर देखो। चलिए अब हम इसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जो कि होगी डेफ। अब EQ हम नाम देंगे, क्योंकि हम
इक्वल्स टू कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स क्यों देना है? हाँ, 2 पैरामीटर देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डाटा का कंपैरिजन करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंपैरिजन करा रहे हैं S1 का, तो वो तो सेल्फ के लिए हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंपैरिजन कराएंगे हम S2 से, तो वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, करेक्ट, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर लेंगे। तो सेकंड पैरामीटर का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं अदर दे रही हूँ यहाँ पर नाम, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर कोड बना के देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आए, अभी हम कोड बना रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे? सारा लॉजिक यहीं लगेगा, इसे ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था? बैकेंड में लगेगा सम कैलकुलेट करवा दो S1 का, ठीक है। सम कैलकुलेट कराने जितने भी मार्क्स है ना वो। अब S1 एंड S2 तो हम यहाँ पर लिखते हैं जहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्टली ये लिखना है कि जो सेल्फ डॉट मार्क्स है ना फर्स्ट वाले का, उसका कंपेरिजन कराओ दूसरे वाले से, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सम फाइंड आउट कर लो किसका? सेल्फ डॉट मार्क्स का। मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ, जब भी आप रिटर्न करवाते हो यहाँ पर लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है सेल्फ डॉट मार्क्स, और जब आप प्रिंट कराते हो तब आपको या तो ये लिखना पड़ता है या फिर इस टाइप से लिखना पड़ता है। अगर आपको डॉट लगा के लिखना है तो फिर S2 डॉट मार्क्स करके आप लिख सकते हो। अगर सिर्फ पूरा डाटा प्रिंट कराना है तो फिर ये वाले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। आई होप आपको ये चीज याद होगी जो मैंने इस लेक्चर में आपको समझाई है, ठीक है। तो ये वाला हमने फर्स्ट डाटा तो लिख लिया जिसका कंपेरिजन कराना है S1 का। अब S2 का हमें कंपेरिजन कराना है S1 से, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं, इसका भी आप सम पहले तो फाइंड आउट कर लो। सेल्फ डॉट, अब देखो यहाँ पर सेल्फ नहीं लिखेंगे, सेल्फ की जगह लिखेंगे अदर डॉट मार्क्स, क्योंकि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? अदर में, इसलिए। तो सेल्फ डॉट मार्क्स का कंपैरिजन करो अदर डॉट मार्क्स से, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें कंपैरिजन किसका करना है? S1 और S2 का, तो यहाँ पर दे दो आप S1 और S2 का हमें कंपैरिजन करना है। ऐसे ही तो करते हैं हम, S1 S2 प्रिंट में ही देते हैं। तो ऑब्जेक्ट है S1 और S2, तो हमें कंपैरिजन करना है क्या? S1 बराबर है S2 के, अगर है तो फिर ट्रू में आंसर दे दो। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है फॉल्स में, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो फिर देखो क्या आंसर आता है, अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूं। चलिए फिर से रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं और कैसे डंडर मेथड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड भी हम देख लेते हैं, जो कि है ऐड। ऐड के भी नाम से आप समझ जाओ, यहाँ पर टू स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पर हम क्या सम फाइंड आउट कर रहे थे और इक्वल्स टू कंपेरिजन कर रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ ऐड करवाना है, तो ये जो इक्वल्स टू का है ना, यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दो, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको भी यूज करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखो डेफ, उसके बाद ऐड। अब यहाँ पर आपको पास करना है 2 पैरामीटर्स, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐड कर रहे हो दो ऑब्जेक्ट के मार्क्स को, तो दो ऑब्जेक्ट कहीं तो स्टोर होंगे ना, तो सेल्फ वाला तो फर्स्ट वाला मान लो और अदर वाला सेकंड वाला मान लो। सेल्फ और अदर, यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर्स पास कर रही हूँ, ठीक है जी। ये भी पास कर दिया। यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। रिटर्न कैसे करवाएंगे? यहाँ पर आप सम लिखो, सेल्फ डॉट मार्क्स को प्लस कर दो सम ऑफ अदर डॉट मार्क्स से, अदर डॉट मार्क्स से, ठीक है जी। हमने ये भी कोड लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था, अब क्या करना है? हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड का साइन लगा दो, बिल्कुल सेम रहेगा बाकी का कोड। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 260 आ रहा है, ठीक है। इनको भले आप ऐड कर लो, 260 ही आएगा आंसर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 90 एंड 10 100 एंड 130, तो 113 130 260 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं हम ऐड को भी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एक लास्ट ही बचा होगा आई थिंक सो, और दो बचे हमारे। आईटी वाला जो है ना और जीटी है, ये दोनों सेम होता है, तो हम जीटी देख लेते हैं और उसके बाद फिर कंटेन्स भी देख लेंगे, ठीक है। अब जीटी का काम क्या होता है? जीटी का काम होता है सिर्फ कंपैरिजन करना कि कौन सा ग्रेटर देन है। जीटी का फुल फॉर्म ही है ग्रेटर देन, कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। तो बिल्कुल सेम है, मैं एक बता देती हूँ, बाद में आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा देना, बाकी काम वो खुद कर देगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्रेटर देन वाला देखते हैं। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी दो का, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा? हमें ऑब्वियसली वही करना है, सेल्फ ले लो अदर ले लो, सम कैलकुलेट कर लो और दोनों कंपैरिजन कर लो, ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगा दो, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ग्रेटर देन वाला साइन लगा दो, क्योंकि हम जीटी यहाँ पर यूज करेंगे इसीलिए। ऊपर भी यहाँ पर ऐड की जगह मैं लिख देती हूँ जीटी, ठीक है जी। यहाँ पर भी हम साइन लगा देते हैं ग्रेटर देन का। चलिए अब हम रन करके देखते हैं कौन सा बड़ा है। अभी तो फिलहाल दोनों इक्वल है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? क्या S1 बड़ा है S2 से? नहीं, S1 छोटा है S2 से, तो फॉल्स में आंसर आएगा।
देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर यही मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो अब S1 बड़ा हो गया। ठीक है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको LT भी यूज़ करके देखना है, चलो वो भी बता ही देती हूँ। LT यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा दो। यहाँ पर भी ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन का साइन लगा दो। ठीक है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। क्या S1 छोटा है S2 से? नहीं, फॉल्स में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है डंडर मेथड GTLT। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है कंटेन्स। अब कंटेन्स के नाम से आप समझो, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये वाला मार्क्स, मतलब हम जो भी इंटीजर देंगे क्या ये इंटीजर एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा उस वाले ऑब्जेक्ट में तो फिर ट्रू में आंसर देगा, अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स में आंसर देगा। सिंपल, बस यही काम है। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल्स क्यों? पहला वेरिएबल तो सेल्फ डॉट मार्क्स के लिए कि जहां पर भी मार्क्स स्टोर है, और सेकेंड वेरिएबल वो वाला मार्क्स स्टोर करेगा जिसको हमें चेक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे 10, 90 और 10 है। ठीक है। मुझे चेक करना है कि यहाँ पे 30 मौजूद है क्या, तो 30 को मुझे चेक करना है, तो 30 वाला भी तो कहीं न कहीं स्टोर होगा। जैसे हमने यहाँ पर अदर वाला वेरिएबल लिया था ना, वैसे एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। आप अदर भी नाम दे सकते हो, हाँ। मैं कुछ और नाम देती हूँ या फिर चलिए अदर भी दे देंगे, इट्स ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटेन्स लिखते हैं। इसका नाम होगा कंटेन्स, कि क्या ये कंटेन करता है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। सेल्फ, और सेकंड में नाम दे रही हूँ यहाँ पर अदर ही दे देते हैं, चलो नाम भी। चलिए जी, कोलन। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न क्या करवाएंगे? मार्क्स को, मतलब बस चेक करवाना है कि क्या अदर, अदर वाला मार्क्स, मतलब अदर में जो 30 स्टोर है मुझे 30 को चेक कराना है। ठीक है। क्या 30 मौजूद है हमारे सेल्फ डॉट मार्क्स में? तो अदर इन सेल्फ डॉट मार्क्स, इसको मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप इसको पाइथन को इंग्लिश की तरह समझो। क्या अदर में जो मार्क्स स्टोर है, जो 30 स्टोर है, क्या वो है सेल्फ डॉट मार्क्स में? अगर है तो फिर आप वो आंसर प्रिंट करा दो ट्रू और फॉल्स में। ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? अदर में मैं स्टोर कराना चाहती हूँ 30 को, तो मुझे चेक करना है क्या 30 इन S1, या चलिए S2 देख लेते हैं। ठीक है, S2। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि 30 S2 में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 90 है क्या S2 में, तो ट्रू में आंसर देगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू में आंसर आ रहा है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चले, 4 पिलर्स ऑफ हूप्स इनहेरिटेंस पे। उससे पहले एक बार मैं आपको नोट्स बता देती हूँ। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए थे, आप इसको रीड कर सकते हो। हाँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक एग्जांपल लिया था हमने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पर्सन का, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करे, सेल्फ तो कंपलसरी है, नेम एंड एज। और ये देखो वही सिंटेक्स है जो आपको वेबसाइट्स पे दिखेगा। नेम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। अब देखो यहाँ पे क्लास का भी नाम वही दे रखा है और ऑब्जेक्ट का भी नाम वही दे रखा है। मैं इसलिए हमेशा से अलग देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट यूजुअली यही लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, इसका इनपुट भी दे दिया है, नेम और एज के लिए, और यहाँ पर प्रिंट होकर बता दिया। ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी डेफिनेशंस दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। यहाँ पर क्लास का है सबसे पहले। क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस व्हाट एट्रीब्यूट्स, डाटा एंड मेथड फंक्शंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव। जी हाँ। और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करी है स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया था, क्लास कार, और फिर यहाँ पर पास कर दिया था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी प्रॉपर्टीज पास नहीं करी थी। जब हम कुछ प्रॉपर्टीज पास करेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा। तो अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। हाँ, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी होगी हमारी क्लास में, उसी से तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इट हैज एक्चुअल वैल्यूज एंड कैन यूज द क्लास फंक्शंस। जी हाँ, बिल्कुल। क्लास में जितने भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज रहेगी वो उसको यूज कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार1 के नाम से, और इक्वल्स टू के बाद अपनी क्लास का नाम लिख दिया। एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, या फिर आप वेरिएबल्स बोल लीजिए, या फिर आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, बात एक ही है। Attributes are the data stored in an object like its name, age, color, price, etc. जी हाँ, यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया डेफ इनिट के नाम से, देन सेल्फ, देन 2 पैरामीटर्स पास करे हैं, ब्रांड एंड कलर, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली ब्रांड और कलर के नाम से। यहाँ पर हमने कार C1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इक्वल्स टू के बाद कार लिख दिया, और यहाँ पर उसके इनपुट दे दिया ब्रांड और कलर का, और वैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। करेक्ट।
और अब लास्ट पेज है हमारा नोट्स का, जो कि है मेथड्स। मेथड्स फंक्शन क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टर अलग टाइप का होता है मेथड, जो अभी डंडर मेथड्स देखिए ये अलग होते हैं, स्टैटिक और क्लास मेथड्स अलग होते हैं। और जो नॉर्मल मेथड आप क्रिएट करते हो ना कंस्ट्रक्टर के अलावा, जहाँ पर आप सेल्फ पास करना रहता है, बट वहां पर आप सेल्फ डॉट करके कुछ भी क्रिएट नहीं करते, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखो फिर से बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। देखो यहाँ पर जो हमने मेथड क्रिएट करी थी ना, एक्स्ट्रा मेथड, जिसको एक्स्ट्रा मेथड हम कहते हैं, वो है शो इन्फो के नाम से। यहाँ पर सेल्फ तो आपने पास करा, बट एक्स्ट्रा कुछ भी प्रॉपर्टीज हमने पास नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर लिया था। तो ये अलग टाइप की मेथड्स होती है। सभी तरह की मेथड्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करी क्लास के अंदर, डिफ ड्राइव के नाम से, यहाँ पर प्रिंट करा है। सेल्फ तो कंपलसरी है, बट कोई भी पैरामीटर एक्स्ट्रा पास नहीं करा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ पर फंक्शन को, मेथड को कॉल लगा दिया ड्राइव को, ठीक है। और ये समरी टेबल है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एक्सेस मॉडिफायर्स। अब इसके डेफिनेशन से हम समझते हैं सबसे पहले। एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी और द विजिबिलिटी ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब देखो आपको ना ये मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हम मोबाइल में पासवर्ड क्यों यूज करते हैं? ताकि अनऑथराइज पीपल कोई और हमारे अलावा मोबाइल नहीं चला पाए, ठीक है। हम बैंक अकाउंट में क्यों पासवर्ड लगाते हैं? एटीएम में क्यों पिन कोड या पासवर्ड लगता है? इसीलिए ताकि अनऑथराइज पीपल उसमें से मनी नहीं निकाल पाए, कुल मिलाकर उसको एक्सेस नहीं कर पाए बाहर का इंसान, करेक्ट। सेम हमारे ऊप्स में होता है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे क्लास के डाटा को या फिर एट्रीब्यूट्स को या फिर मेथड्स को बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो फिर हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा पब्लिक, सेकंड है हमारा प्रोटेक्टेड एंड थर्ड है हमारा प्राइवेट। अब तीनों के रूल्स अलग अलग हैं। कहाँ पर क्या यूज करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी यहाँ पर, तो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी काम आएगा ये, इसीलिए। तो देखिए सबसे पहला है हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इसकी डेफिनेशन है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन योर कोड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। अब इसके नाम से आप समझ लीजिए, पब्लिक का मतलब होता है कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। हमारे क्लास के अंदर से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब किसको एक्सेस करने की बात हो रही है वो भी बता दूं। आप डाटा समझ लीजिए या फिर क्लास के एट्रीब्यूट्स मेथड समझ लीजिए, ठीक है। उसकी बात हो रही है कि उन्हें कोई भी बाहर का इंसान नहीं एक्सेस कर पाए, क्लास के बाहर से नहीं एक्सेस कर पाए। तो चलिए हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स का। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कार का ही। हमने क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम मैं यहाँ पर कार दे रही हूँ, ओके। अब इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर इन इट। अब कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी तक तो आपको अच्छे समझ आ ही गया होगा। देखो पास को मैं हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। मैं फिलहाल के लिए एक ही प्रॉपर्टी दे रही हूँ यहाँ पर, सेल्फ डॉट ब्रांड। अब इसकी अभी तक के आपको सिंटेक्स अच्छे समझ आ गया होगा, इसे ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं इनपुट दे रही हूँ टोयोटा। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है देखो यहाँ पर सेल्फ के बाद डॉट लगाया और उसके बाद डायरेक्टली मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, मतलब ब्रांड लिख दिया। यहाँ पर कुछ भी अंडरस्कोर नहीं लगाया। जब भी आप प्रोटेक्टेड या प्राइवेट यूज करोगे ना, वहां पर आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, बट पब्लिक में आपको अंडरस्कोर नहीं लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के मेरा मतलब है कि जहां पर भी सेल्फ के बाद डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, डॉट लगा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम, तो समझ जाना है पब्लिक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है, ओके। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया है। अब देखिए एक कंस्ट्रक्टर तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसका मतलब क्या था कि हम क्लास के बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। तो अब देखो मैं क्लास के बाहर आती हूँ यहाँ पर, देखिए क्लास के बाहर आ गए हम। अब मैं इसके बाहर से इसको एक्सेस करती हूँ, बट एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं कार ही दे रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्लास को पास कर रही हूँ। मैं बाहर से एक्सेस करवा रही हूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगी। हमारा अभी तक का सिंटेक्स क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद डायरेक्टली आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो जिसका भी डाटा आपको प्रिंट कराना है। तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ब्रांड है, देखो रिकमेंड भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड लिख दिया। चलिए अब रन करके देखते हैं। अगर इसने टोयोटा प्रिंट होकर बता दिया, मतलब ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और सही से एक्सेस कर रहा है, हम क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, टोयोटा आ रहा है, मतलब हम इसको बाहर से भी एक्सेस कर पा रहे हैं और पब्लिक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, शुड ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और इट्स सब क्लासेस। इन पाइथन इट्स जस्ट अ कन्वेंशन यूजिंग अ सिंगल अंडरस्कोर। अब देखो इसका सबसे पहला रूल मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या करा था, पब्लिक में सेल्फ लिखा, उसके बाद डॉट लगाया और डायरेक्टली हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, बट प्रोटेक्टेड में आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखने से पहले, ठीक है जी। वो तो हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, शुड ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और इट्स सब क्लासेस। मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी को, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को या फिर मेथड्स को विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हो या फिर सब क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। सब क्लास क्या है वो मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। बट यहाँ पर ना एक नेगेटिव पॉइंट है पाइथन में और वही प्लस पॉइंट बनता है जावा और सी प्लस प्लस में। अब कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ व्हीकल का, ठीक है? और यहाँ पर हम इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। तो अब इनहेरिटेंस अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 ऊप्स का देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर ये वाला कंप्लीट लेक्चर है ऊप्स का कि मतलब एक ही लेक्चर में पूरा ऊप्स है तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी एएमएल ऑटोमेशन की। पार्ट 1 देखना, उसके बाद ये देखना, क्योंकि बहुत शॉर्ट में समझाऊँगी, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसीलिए। तो हमने यहाँ पर क्लास लिखा, उसके बाद अपनी क्लास का नाम आप दे दीजिए यहाँ पर। मैं व्हीकल नाम दे रही हूँ अपनी क्लास का। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर इनिट, ठीक है? यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पास करनी है, पास हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी पास कर रही हूँ सेल्फ डॉट इंजन। अब देखिए यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड यूज करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल अंडरस्कोर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हम पहले सिंगल अंडरस्कोर लगाते, अब हम अपनी प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम दे रही हूँ इंजन। अब इंजन मैंने यहाँ पर दे दिया प्रॉपर्टी का नाम। इसके लिए एक इनपुट भी दे देते हैं कि ये इंजन का है, मतलब पेट्रोल से चलती है ये वाला व्हीकल। इस तरीके से आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए। तो ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें चेक करना है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं कि हम क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर और बाहर से भी। ये हमें चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ क्लास नाम से। अब इसका नाम मैं बाइक दे रही हूँ। अब आप समझेंगे कि ये क्लास तो बन गई बट ये क्लास तो बाहर बनी है, तो सब क्लास कैसे बनेगी? देखो सब क्लास कैसे बनेगी, यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्टली पेरेंट को पास कर दूंगी। पेरेंट क्या है? हमारा व्हीकल है। मैंने इसको पास कर दिया, मतलब अब व्हीकल की जितनी प्रॉपर्टीज होगी ऑलरेडी बाइक में आ जाएगी, और जो हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं तो वो भी आ जाएगी, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी इस बार। करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये बन गई। अब इसकी सब क्लास, सब क्लास क्या है? बाइक है। मेन क्लास क्या है? व्हीकल है, ठीक है? तो ये बात याद रखना। ठीक है जी, हमने इतना पार्ट तो लिख दिया हमारे कोड का। अब मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर हमने ऊपर क्रिएट कर लिया, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड क्रिएट कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो हमारी सब क्लास है बाइक, उसमें से क्या हम एक्सेस कर सकते हैं इस सेल्फ डॉट इंजन को, मतलब पेट्रोल को क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं बाइक वाली सब क्लास में से? अगर कर पा रहे हैं तो मतलब प्रोटेक्टेड वाला काम सही से कर रहा है कि आप सब क्लास में से इसको एक्सेस कर रहे हो। अगर मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि आप बाहर से इस पेट्रोल को एक्सेस कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो फिर प्रोटेक्टेड सही से काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं समझ आए, एक और बार समझा रही हूँ मैं आपको। देखो ये वाली हो गई हमारी मेन क्लास, ये वाली बाइक हो गई हमारी सब क्लास। अब मैं सब क्लास वाले में से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर शो इंजन के नाम से। ठीक है जी, एक मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब सेल्फ ही पास कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और पैरामीटर पास करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ, किसको प्रिंट करा रही हूँ? उस प्रॉपर्टी के डाटा को प्रिंट करा रही हूँ जो कि व्हीकल में है, ठीक है? इनिट वाले कंस्ट्रक्टर में है, हमारी बाइक वाली क्लास में नहीं है, व्हीकल वाली क्लास में। उसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सब क्लास उसकी मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो सही से प्रोटेक्टेड काम कर रहा है, क्योंकि प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन में लिखा है कि सब क्लास में से वो एक्सेस कर सकता है डाटा को, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंजन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, हाँ, इंजन टाइप। अब उसके बाद देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा रही हूँ। कौन सी वाली प्रॉपर्टी को? सेल्फ डॉट इंजन को, ठीक है? तो हमने वही लिख दिया सेल्फ डॉट इंजन को। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस कर पा रहा है ये। देखो b इक्वल्स टू बी, एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं चाइल्ड को पास कर रही हूँ। आप सब सोचेंगे चाइल्ड को क्यों पास करें, पेरेंट को भी तो पास कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, बट चाइल्ड को इसलिए पास कर रही हूँ क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि क्या प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है उसकी हेल्प से हम पेरेंट वाली, मतलब जो मेन क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं हमारी सब क्लास से। हमारी सब क्लास से क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टीज को? अगर कर पा रहे हैं तो हाँ, प्रोटेक्टेड में यही रूल होता है कि आप सब क्लास में से एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने चाइल्ड को तो पास कर दिया है, मतलब सब क्लास को तो यहाँ पर पास कर दिया है। मैं ऑब्जेक्ट को यूज करी हूँ जहां पर हमारी सब क्लास पास हुई हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं डॉट लगाकर अपनी मेथड का नाम लिख रही हूँ। कौन सी मेथड? जो कि हमारी सब क्लास में मौजूद है, और शो इंजन वाली मेथड से हम एक्सेस करवा रहे हैं हमारी मेन क्लास वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है? अब हम रन करके देखते हैं। अगर शो क्लास ने, इस वाली शो क्लास ने सेल्फ डॉट इंजन जो कि हमारा मेन क्लास में स्टोर है इसको एक्सेस कर लिया, तो मतलब प्रोटेक्टेड सही से काम कर रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमने यहाँ से कॉल लगाया शो इंजन को और उसमें था इंजन टाइप, वो लिखा हुआ रहा है। उसके बाद सेल्फ इंजन का क्या था? इनपुट पेट्रोल, जो कि हमारी मेन वाली क्लास में स्टोर था, तो वो भी प्रिंट होकर बता रहा है। तो मतलब बिल्कुल सही आंसर प्रिंट होकर बता रहा है। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि आप सब क्लास में से मेन वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा कि मैं क्लास के बाहर निकल जाऊंगी। अब मैं किसी भी मेथड को यूज नहीं करूंगी, शो इंजन को भी यूज नहीं करूंगी।
हमारी चाइल्ड वाली क्लास को भी यूज नहीं करूंगी, मतलब सब क्लास को भी यूज नहीं करूंगी, डायरेक्टली एक्सेस करूंगी हमारे प्रॉपर्टी को जो कि है इंजन को। अब हम देखेंगे क्या क्लास के बाहर से आप डायरेक्टली इस इंजन वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो फिर प्रोटेक्टेड सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा रूल है कि क्लास के अंदर या फिर सब क्लास के अंदर से ही आप एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब मैं बाहर से करवा रही हूँ इसको एक्सेस। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, बी है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, और हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इंजन। मेथड का नाम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम लिख रही हूँ। अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है, और फिर समझाऊंगी कि क्या नेगेटिव पॉइंट है इसमें। अब देखिए बता रहा है आंसर पेट्रोल। देखो आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि बाहर से कैसे एक्सेस कर पा रहा है। आपने तो बताया था कि प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि बाहर से आप किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को, मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करने के बाद भी आप एक्सेस कर पा रहे हो। जी हाँ, यही नेगेटिव पॉइंट है हमारे पाइथन में। हमारा पाइथन बोलता तो है कि आप अगर प्रोटेक्टेड टाइप का एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हो ना, तो आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये वो डिस्क्लेमर देता है। बट अगर आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास की प्रॉपर्टी को, तो वो आपको रोकेगा भी नहीं, सही से आंसर भी दे देगा। और यही प्लस पॉइंट होता है जावा और सी प्लस प्लस में। अगर सी प्लस प्लस और जावा में आप यूज करोगे ना प्रोटेक्टेड टाइप का, और बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो एरर बताएगा। बट पाइथन एरर नहीं बताता है, वो सिर्फ डिस्क्लेमर देता है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इन पाइथन सेल्फ इंजन इज प्रोटेक्टेड बाय कन्वेंशन, जो कि हमने बनाया था सेल्फ डॉट इंजन को प्रोटेक्टेड। ठीक है, दैट मीन्स वी आर सेइंग प्लीज डोंट एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड, बट पाइथन वोंट स्टॉप यू इफ यू डू। जी हाँ, वो डिस्क्लेमर दे रहा है कि प्लीज उसको बाहर से एक्सेस मत करो, बट अगर आप एक्सेस करोगे तो वो आपको रोकेगा भी नहीं, ना ही वो एरर बताएगा। बट जावा और सी प्लस प्लस में वो एरर बताता है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा प्रोटेक्टेड का। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द क्लास, पाइथन यूजेस डबल अंडरस्कोर। जी हाँ, इसका काम होता है कि आप क्लास के अंदर से ही उसको एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, ना ही सब क्लास से एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ क्लास के अंदर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको डबल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर यूज कर रहे थे, पब्लिक में कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आपको डबल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका कोड बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ बैंक अकाउंट का, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो कोई भी चेक कर पाए। इस टाइप का मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट दे देते हैं हम नाम हमारी क्लास का। इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ सेल्फ डॉट, अब इसका रूल क्या है, डबल अंडरस्कोर आपको लगाना पड़ेगा। अब अपनी प्रॉपर्टी का नाम जो कि है बैलेंस में नाम दे रही हूँ, और इसका हम इनपुट भी दे देते हैं जो कि है 10,000 रुपीज। मैं इसी क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर रही हूँ, हाँ बाहर नहीं कर रही हूँ। डेफ गेट बैलेंस, और यहाँ पर मैं सेल्फ को पास कर रही हूँ। देखो यहाँ से मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ, रिटर्न क्या करवाऊंगी, सेल्फ बैलेंस को, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है हमारी कंस्ट्रक्टर में स्टोर, इस मेथड में स्टोर नहीं, कंस्ट्रक्टर में स्टोर है। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं एक मेथड की प्रॉपर्टी को, हाँ करंटली आप कंस्ट्रक्टर को एक मेथड की तरह समझ लो, कि मैं एक मेथड की प्रॉपर्टी को पास कर रही हूँ दूसरी मेथड में। कुल मिला के एक मेथड किसी और मेथड की प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहा है और प्रिंट करवा पा रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। अगर ये प्रिंट करवा देता है तो मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा काम क्या है कि इनसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और इनसाइड द क्लास का मतलब होता है कि उसी मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट का काम ही है। अब इसमें टू कंडीशंस बनती है, वो दोनों बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस को, जो कि है प्रॉपर्टी हमारी इनिट वाले कंस्ट्रक्टर की। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। क्लास के बाहर निकलते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि है एसीसी में नाम दे रही हूँ, अकाउंट नाम दे रही हूँ इसको, और बैंक अकाउंट वाली क्लास को यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, यहाँ पर क्लास पास भी कर दी। अब देखो मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या इनिट कंस्ट्रक्टर में जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करी है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी को गेट बैलेंस यूज कर पा रहा है और क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको प्रिंट करवाने दे रहा है। अगर करने दे रहा है तो फिर मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है तो गेट बैलेंस में भले ही हमने यहाँ पर पास कर दिया 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 इसमें स्टोर है, हमने गेट बैलेंस में भले ही पास कर दिया, बट अगर हम क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस करें और इसको प्रिंट कराना चाहे, तो इसको प्रिंट नहीं कराने देना चाहिए, तभी ये प्राइवेट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर कहलाएगा। अगर इसने प्रिंट कराने दिया तो मतलब प्राइवेट सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्लास के बाहर निकलने के बाद। तो हम क्लास के बाहर तो निकल गए, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम भी हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्सेस कर रही हूँ अपने मेथड को, अपने मेथड को जो कि हमारे बैंक अकाउंट वाले में स्टोर है। तो गेट बैलेंस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपने मेथड का नाम, और इस मेथड में मैं सेल्फ बैलेंस दे रही हूँ, और उसमें क्या इनपुट है 10,000, तो ये 10,000 प्रिंट करके बताएगा।
चलिए अब हम रन करके देखते हैं। ये बाउंड मेथड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये मेथड है, हमें यहाँ पर पेरेंथेसिस पास करना पड़ेगा। चलिए फिर से हम रन करके देखते हैं। देखिए 10,000 रुपीज एक्सेस करने दे रहा है। अब आप सब मुझसे ये बोलोगे, आपने अभी समझाया था कि क्लास के बाहर निकलने के बाद इसको एक्सेस नहीं करने देना चाहिए, विद इन द क्लास ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बट ये तो एक्सेस करने दे रहा है। हाँ देखो, सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन समझा रही हूँ। इसका रूल ये है कि अगर आपने कोई मेथड बनाया और उसमें कोई प्रॉपर्टी पास करी और डायरेक्टली आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये एक्सेस नहीं करने देगा क्लास के बाहर निकलने के बाद। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनिट वाले कंस्ट्रक्टर में हमने ये वाली प्रॉपर्टी को बनाया, बट हम इसको पास कर रहे हैं किसी और मेथड में जो कि है गेट बैलेंस में। तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये है कि गेट बैलेंस को नहीं पता है कि मैं जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं ना, वो प्राइवेट है। हाँ भले ही हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर दिया है, बट अगर आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को किसी और मेथड को पास करते हो तो वो किसी और मेथड को नहीं पता है कि वो वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट है। बट अगर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहूँ यहीं से, तो फिर ये एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि ये वाला तो यही स्टोर है ना, इसको तो पता है कि प्राइवेट है। देखो अब मैं बाहर निकलने के बाद डायरेक्टली इसको एक्सेस करती हूँ, बैलेंस वाली प्रॉपर्टी को, तो अब ये एरर बता देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, अब अपने ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट, अब मैं डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख रही हूँ जो कि है बैलेंस। अब ये एरर बताएगा क्योंकि हम डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं जो कि है प्राइवेट। अब देखिए एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि अब हम डायरेक्टली उसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने प्राइवेट बनाया। अब उसको पता है कि हाँ मैं प्राइवेट हूँ, तो उसने एरर बता दिया और बोल क्या रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि उसके पास वाली प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो प्राइवेट है तो बताना नहीं चाहता कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इसलिए वो इस तरीके का एरर बता रहा है। बट अगर आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को किसी और मेथड में पास कर देते हो, भले ही वो सेम क्लास में है, उसको नहीं पता है कि वो वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट है, तो उसको एक्सेस करने देगा। अगर आप चाहते हो कोई सी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करे, तो फिर डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करवाओ, तो वो नहीं करने देगा। आई होप आपको इन सभी एक्सेस मॉडिफायर्स के रूल समझ आ गए होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इनकैप्सुलेशन। अब इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सूल, कैप्सूल। कैप्सूल कैसा होता है हमारा, कैप्सूल का एक कवर होता है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन स्टोर रहती है। क्यों स्टोर रहती है, ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे उसके अंदर। सिमिलरली इनकैप्सुलेशन में होता है, अगर आप कोई सा भी डाटा जो सेंसिटिव है हमारे लिए, उसको आप सेफ रखना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो, तो फिर आप इनकैप्सुलेशन का यूज कीजिए। अब इनकैप्सुलेशन यूज कैसे करते हैं, देखिए डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रोटेक्टिंग डाटा इनसाइड द क्लास यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल्स। जी हाँ, अगर कोई सा भी डाटा आपको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है इनकैप्सुलेशन में, तो आप एक काम करो, क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स में उसको स्टोर कर दो। अब आप इसको प्राइवेट वेरिएबल्स बोल लीजिए या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, और उसके अंदर आप उस डाटा को स्टोर कर सकते हो। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हमने वहां पर क्रिएट करा था डबल अंडरस्कोर लगाकर, करेक्ट। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको सेफली एक्सेस करना चाहते हो तो सेफली एक्सेस भी कर सकते हो, वो मैंने वहां पर नहीं बताया था, बट अब आपको बताऊंगी सेफली एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसका कोड बना के देखते हैं। मैं बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि कोई भी देख नहीं पाए, मतलब अनऑथराइज पीपल नहीं देख पाए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। बट उसको आप सेफली एक्सेस करवा सकते हो, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट के नाम से। अब इसके अंदर ना मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ, तो इनिट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पास में यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि एक प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, सेल्फ डॉट। अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट बना रही हूँ, प्राइवेट में क्या होता है, डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, और नाम है इसका बैलेंस। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस बैलेंस को एक्सेस नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में तो ये जीरो रहेगा क्योंकि हमने नया नया अकाउंट खोला है और यहाँ पर जीरो बैलेंस है, बट हम इसमें ऐड करवाएंगे बाद में मनी, ओके, डिपॉजिट करवाएंगे मतलब कुछ अमाउंट। तो चलिए हमने एक तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, अब एक और मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैंने आपके लिए कि प्राइवेट है, कि ये प्राइवेट है। चलिए इतना तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब एक और मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ, डिपॉजिट नाम की यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करवाएंगे हम, क्योंकि फिलहाल तो हमारा जीरो है बैलेंस, कुछ डिपॉजिट करवाते हैं मनी। उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ, अमाउंट नाम का। ओके जी, चलिए ये तो हमने मेथड यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब देखिए कहाँ पर हमें इस अमाउंट को ऐड करना है, बैलेंस में। तो सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस। अब प्लस करवा दो अपने अमाउंट को। अब जब हम इसको कॉल लगाएंगे ना, तब हम इसको अमाउंट भी दे देंगे। अभी फिलहाल मैं नहीं दे रही हूँ उसको अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सेफली एक्सेस कर रहे हैं, कैसे, एक प्राइवेट वेरिएबल या फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, फिर एक प्राइवेट एट्रीब्यूट आप बोल लीजिए, वो मैंने एक कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करी, बट इसको मैं यूज कर रही हूँ किसी और मेथड में,
देखो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब डिपॉजिट वाले मेथड को नहीं पता है कि सेल्फ डॉट बैलेंस प्राइवेट है, उसको नहीं पता है। तो जब आप इसको एक्सेस करोगे ना तो टर्मिनल पर आंसर दे देगा। इसको बोलते हैं सेफली एक्सेस करवाना। अगर आप नहीं चाहते हो कि सेफली एक्सेस करें तो फिर आप किसी और मेथड में इसको पास मत करो, वहीं पर काम करवाओ। अगर आप किसी और मेथड में पास करोगे तो फिर वो प्रिंट करके बता देगा, बट इसको आप सेफली एक्सेस बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे प्रोटेक्टेड वाले में हमने देखा था, ये सही से काम कर रहा है। इसको हम सेफली एक्सेस बोलते हैं। अगर कहीं पर भी आप वेबसाइट पे नोट्स पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ होगा ऐसा। ओके, चलिए हमने ये तो देख लिया। एक और मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करवा रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ से रिटर्न करना है हमारे बैलेंस को, इसीलिए। तो गेट बैलेंस नाम दे रही हूँ मैं इसका। और सेल्फ में यहाँ पर पास करी हूँ क्योंकि ये कंपलसरी रहता है। इसके अलावा और कुछ भी हम यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ से रिटर्न करवाते हैं हमारा सेल्फ डॉट बैलेंस को। ठीक है जी, इतना हमारा काम हो गया क्लास का। अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम मैं अकाउंट दे रही हूँ और यहाँ पर हम हमारी क्लास को पास करते हैं। ऐसा ही देखा है हमने अभी तक के। हमारे मेथड को कॉल लगाते हैं, किसको? डिपॉजिट वाले को कॉल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट कराना चाहते हैं ताकि सेल्फ डॉट बैलेंस में जाके स्टोर हो जाएगा ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद अपनी मेथड का नाम जो कि है डिपॉजिट। अब यहाँ पर एक ही पैरामीटर है क्योंकि सेल्फ के लिए तो कोई इनपुट देते नहीं है। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपीज स्टोर करा रही हूँ, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब देखो प्रिंट करा के देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम प्रिंट नहीं करा रहे तो प्रिंट कराना होगा। यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, लिखो डॉट गेट बैलेंस, क्योंकि रिटर्न तो यहीं से हो रहा है ना। देखो रिटर्न तो यहीं से हो रहा है तो प्रिंट भी इसी को कराना पड़ेगा हमें, अगर हमें आउटपुट देखना है तो टर्मिनल पर। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10,000 रुपीज वो बता रहा है कि मतलब अब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 हो गए गेट बैलेंस में। पहले 0 था गेट बैलेंस में, अब 10,000 हो गए। और यहाँ पर हम इसको सेफली एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भले मैं लिख भी देती हूँ सेफ एक्सेस। ओके जी, इतना हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो कि हमने वहां पर देख ली थी बट फिर भी बता रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे ना तो फिर एरर बताएगा, क्योंकि इस वाले एट्रीब्यूट को तो पता है कि मैं प्राइवेट हूँ। आपने किसी और मेथड में उसको पास कर दिया था इसलिए उसको नहीं पता था, इसको तो पता है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कराना चाहते हैं तो फिर अभी एरर बताएगा, देखना। अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, अब डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम या फिर एट्रीब्यूट आप बोल लीजिए। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए इसने एरर बता दी, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। उसके पास है वो वाला एट्रीब्यूट पर फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास ये वाला एट्रीब्यूट, क्योंकि प्राइवेट है। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और बार शॉर्ट में बता रही हूँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सी भी चीज या कोई सा भी डाटा आपको सेफली रखना है, सिक्योर रखना है, ताकि अनऑथराइज पीपल नहीं उसको एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, तो फिर आप इनकैप्सुलेशन का यूज कीजिए। आप उस वाले डाटा को प्राइवेट वेरिएबल्स या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में स्टोर कर लीजिए उसी क्लास में, ठीक है। अब अगर आप उसको सेफली एक्सेस कराना चाहते हो तो फिर किसी और मेथड में आप उसको यूज कर सकते हो, बट वो मेथड होनी उसी क्लास में चाहिए, सेम क्लास में चाहिए, किसी और क्लास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई सेफली भी एक्सेस नहीं कर पाए तो फिर आप किसी और मेथड में उसको पास ही मत करो, सिंपल। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पिलर पे चलते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन को ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर कोड बनाएंगे। मैं एक बायर हूँ, मैं कार खरीदने के लिए गई हूँ। अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि उस कार में कितनी हार्डवेयर है या कितने वायर्स है उसके अंदर, या उसका इंटीरियर कैसा है, मतलब उसके अंदर जितने भी मशीनरी लगी है वो किससे कैसे कनेक्टेड और वो कैसे चल रही है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि वो कार कैसी दिख रही है, सही से काम कर रही है कि नहीं, और जो भी मैं चाहती हूँ उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं। अगर है तो मैं उसको खरीद लूंगी, बट क्या मैं उसके हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हूँ कि वायर्स कितने हैं और कैसे वो मशीनरी काम कर रही है? नहीं। तो कंपनी क्या करती है, जितने भी अननेसेसरी पार्ट होता है बायर के लिए, भले ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है बट बायर के लिए जो है वो अननेसेसरी है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो उसको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन सारी चीजों को वो हाइड कर देता है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्शन करता है। अगर कोई सी भी चीज अननेसेसरी है यूजर के लिए, भले ही हमारे लिए यूजफुल हो सकती है बट यूजर के लिए वो अननेसेसरी है, ये कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि वो कंफ्यूज हो सकता है यूजर, उन सारी चीजों को वो हाइड कर देता है। वो कोड में रहेगा बट वो फिलहाल हाइड रहेगा और यूजर को शो नहीं करेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शो ओनली इसेंशियल फीचर्स एंड हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। यही मैंने आपको समझाया कि सिर्फ वो इसेंशियल फीचर्स को दिखाएगा और हाइड कर देगा सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को। अब देखो यहाँ पर ना एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन थोड़ा थोड़ा सा सेम होता है, क्योंकि दोनों ही हाइड करने का काम करता है, बट इनकैप्सुलेशन का काम होता है हाइड डाटा, सेंसिटिव डाटा,
जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट हो गया, पासवर्ड हो गया, ये क्या है? सेंसिटिव डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हाइड कर रहा है। बट एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? जो अननेसेसरी डाटा होता है, कंफ्यूजिंग डाटा होता है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, कार की मशीनरी हो गई जैसे कि एग्जांपल, उन सभी चीज़ों को वो हाइड करता है। फिर से बता रही हूँ अगर नहीं समझ आया तो, इनकैप्सुलेशन का काम होता है सेंसिटिव डाटा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा को हाइड करेगा, बट एब्स्ट्रैक्शन अननेसेसरी, कॉम्प्लेक्स या फिर कंफ्यूजिंग डाटा को हाइड करेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब मैंने जावा डीएसए पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, उस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रही हूँ। अगर आप जावा को मास्टर करना चाहते हो प्लेसमेंट के लिए या फिर आपके कॉलेज में है, तो मैंने जावा डीएसए का फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर हिंदी में। हर लेक्चर में आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप जाकर देख लीजिएगा। जावा डीएसए प्लेसमेंट का फुल कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और स्टार्टिंग से फॉलो करना क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इसीलिए। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। कोड के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपोर्ट मैं कर रही हूँ फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करी। उसका काम क्या होगा? जिस भी मेथड को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, हमारा कोडेटर समझेगा कि वो अननेसेसरी चीज है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा है जिसको हमें शो नहीं करना है। वो कोड में रहेगा, कोड से नहीं हटेगा, बस वो शो नहीं करेगा टर्मिनल पर। ठीक है, तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं कोड के लिए। इसका नाम मैं यहाँ पर व्हीकल दे रही हूँ, व्हीकल का ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं ABC पास कर रही हूँ। ठीक है जी, ये सिंटेक्स होता है हाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एब्स्ट्रैक्शन में, तो उसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अब देखो, अब इस वाली मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ, तो @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिख दीजिए। तो अब जो हम मेथड क्रिएट करेंगे ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगी। डेफ, उसके बाद स्टार्ट नाम दे रही हूँ मैं अपने मेथड का, और यहाँ पर सिर्फ सेल्फ ही पास कर रही हूँ, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपल सा आपको बस शो करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पास लिखूँ या कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करें हम? चलिए यहाँ से कुछ रिटर्न ही करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डाटा, क्योंकि ये वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। चलिए जी, इतना काम भी हमने यहाँ पर कर दिया। अब एक और क्लास हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ना इनहेरिटेंस का हम काम कर रहे हैं। हाँ, एक और क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ जो कि होगी चाइल्ड क्लास, और यहाँ पर मैं अपनी पेरेंट वाली क्लास मतलब व्हीकल को पास कर रही हूँ। अब व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो जाएगी वो चाइल्ड में आ जाएगी, तो अब हमें दो दो क्लासेस को यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डेफ एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ और सेम नाम मैं दे रही हूँ जो हमारी पेरेंट वाली क्लास के मेथड का नाम था, स्टार्ट था, और यहाँ पर भी स्टार्ट ही दे रही हूँ। अब सेल्फ भी हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ से हम कुछ प्रिंट करा के देखते हैं। कार स्टार्टेड। ओके जी, चलिए इतना भी काम कर दिया। देखो अब मैं ये सब लिखी हुई हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने दो क्लास क्रिएट करी, एक पेरेंट वाली एक चाइल्ड वाली। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, मतलब जो पेरेंट वाली क्लास थी उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। बट पेरेंट वाली क्लास मतलब व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, भले वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स है ना, वो सब इनहेरिट होकर हमारी चाइल्ड वाली कार वाली क्लास में आ चुकी है। तो जब मैं कार वाली क्लास के नाम से स्टार्ट लिखूंगी, तो इसको प्रिंट होना चाहिए स्टार्ट वाले को। मतलब जो हमारे पेरेंट में जो स्टार्ट लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स डाटा, इसको प्रिंट होना चाहिए नॉर्मली, तो करेक्ट, क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पर काम कर रहा है। बट मैंने यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, अब इसको ये हाइड कर देगा और शो नहीं करेगा। सिर्फ स्टार्ट, कार स्टार्टेड वाला प्रिंट करके बताएगा। हमारे पेरेंट वाले में जो मेथड है उसका जो डाटा है उसको नहीं बताएगा, सिर्फ चाइल्ड वाली मेथड के डाटा को बताएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर ऐसा क्रिएट करा है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी क्लास पास कर रही हूँ कार। अब देखो अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद अपनी मेथड का नाम जिसका भी डाटा प्रिंट कराना चाहते हो। मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों के स्टार्ट वाली मेथड का डाटा प्रिंट हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स डाटा भी हो जाए, कार स्टार्टेड भी हो जाए। बट क्या ये प्रिंट होगा दोनों? नहीं होगा, क्योंकि हमने पेरेंट वाली क्लास में जो मेथड है ना उसको तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स डाटा तो प्रिंट होने से रहा, सिर्फ कार स्टार्टेड प्रिंट होगा। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कार स्टार्टेड। कॉम्प्लेक्स डाटा प्रिंट करके नहीं बता रहा है क्योंकि ये वाली थी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट कार स्टार्टेड वो प्रिंट करके बता रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन काम कैसे करता है। इसका बस सिंपल से काम होता है कि अननेसेसरी डाटा या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा को हाइड कर देता है। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके नाम से आप समझ लीजिए इसमें एक से ज्यादा लेवल होंगे। हमारे पहले वाले इनहेरिटेंस में क्या था? सिर्फ दो ही लेवल थे, पहला वाला पेरेंट, सेकेंड वाला चाइल्ड, और वो इनहेरिट होकर आ रहा था। अब अगर आप मल्टी लेवल को एग्जाम्पल से समझो तो क्या होगा? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए फर्स्ट लेवल, जिनके
जीन्स इनहेरिट होकर आए हमारे पेरेंट्स में, तो हमारे पेरेंट्स हो गए सेकेंड लेवल। अब हमारे पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट होकर आए हम में, तो हमारा लेवल हो गया थर्ड लेवल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूं, एक तो पर्सन हो जाएगा, एक एम्प्लॉय हो जाएगा और एक मैनेजर हो जाएगा। तो इसको हम मल्टी लेवल में कैसे ले सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 क्लास आपको बनानी पड़ेगी। पहली होगी पर्सन के लिए, जो कि होगी पेरेंट वाली क्लास, ठीक है। डेफ, यहाँ पर मैं डिटेल्स के नाम से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। हाँ, यहाँ पे सेल्फ पास कर देते हैं और कुछ सिंपल सा हम प्रिंट करा लेते हैं। बस आपको ये समझाना है कि मल्टी लेवल काम कैसे करती है। बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी UPS के। आप देखो सिंपल सा टेक्स्ट हमें प्रिंट कराना है यहाँ पर, आई एम अ पर्सन। तो ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये वाली हो गई हमारी पेरेंट वाली क्लास। अब हम बना रहे हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसका नाम मैं एम्प्लॉय दे रही हूँ। एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम दे दिया, और देखो यहाँ पर मैंने पास कर दिया है पर्सन को। पर्सन को क्यों पास कर रही हूँ? क्योंकि ये वाली हमारी चाइल्ड वाली क्लास है, इसमें मैं डायरेक्टली पेरेंट की क्लास को ही पास कर रही हूँ। पर्सन का सारा डाटा एम्प्लॉय में इनहेरिट होकर आ जाएगा। आप इसके बाद में एक मेथड क्रिएट करी हूँ यहाँ पर वर्क के नाम से, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेल्फ पास कर देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करा लेते हैं, आई एम एन एम्प्लॉय। अब देखो, अब मेन काम है जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर होगा। मैं एक और क्लास बना रही हूँ, ठीक है। एक और क्लास में यहाँ पर बना रही हूँ मैनेजर के नाम से। अब इसमें देखो क्या डाटा इनहेरिट होकर आएगा, इसमें आएगा इनहेरिट होकर एम्प्लॉय। मतलब मैनेजर में पर्सन का भी सारी डिटेल्स इनहेरिट होकर आएगी और एम्प्लॉय की भी सारी इनहेरिट होकर आएगी। देखो पेरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एम्प्लॉय। देखो एक और बार आपको समझा रही हूँ। पर्सन था हमारा पेरेंट, ठीक है, पेरेंट वाली क्लास। इसमें कुछ डाटा था, वो इनहेरिट होकर आया हमारे एम्प्लॉय में, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्सन दे दिया। अब एम्प्लॉय में पर्सन का भी डाटा है, ठीक है। अब जब मैंने मैनेजर एक और क्लास बनाई जो कि चाइल्ड क्लास है, इसमें इनहेरिट होकर आया एम्प्लॉय का डाटा। मतलब एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का डाटा तो था ही सही, पर्सन का भी था। अब इस मैनेजर में हो जाएगा पर्सन का भी डाटा, एम्प्लॉय का भी डाटा और खुद मैनेजर का भी डाटा। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर डेफ के नाम से, और मैं नाम इसका दे रही हूँ मैनेज, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं सेल्फ पास कर रही हूँ, ओके। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते कुछ भी सिंपल सा, आई एम अ मैनेजर, ठीक है जी। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा पूरा काम हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं एम दे रही हूँ, क्योंकि हमें मतलब एम से है। हमें क्या चेक करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कर रहा है कि नहीं। मल्टी लेवल मेन काम कहाँ पर हो रहा है, इस मैनेजर में हो रहा है, इसलिए इसी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो एम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और मैं इसी को यहाँ पर दे रही हूँ, इसी वाली क्लास को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दे रही हूँ, ठीक है। ताकि हमारे मैनेजर वाली क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सब यहाँ पर आ सके। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त यूज कर सके, इन शॉर्ट, ठीक है जी। ये हमने समझ लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट एम डॉट डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स हम देख लेते हैं कि डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट होकर बताता है कि नहीं बताता है। डिटेल्स में यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डिटेल्स है हमारे पेरेंट वाले में, और ये वाला हो गया सबसे हमारा चाइल्ड, लास्ट वाला चाइल्ड। तो हमको बस ये चेक करना है कि अगर पेरेंट वाली पर्सन वाली सारी डिटेल्स प्रिंट होकर बता देती है अगर मैनेजर के नाम से, तो मतलब इनहेरिटेंस मल्टी लेवल काम कर रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, ठीक है जी। ये तो काम कर रहा है। अगर मैं मैनेजर वाली क्लास को ही ऑब्जेक्ट में दे रही हूँ, और अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ एम्प्लॉय वाला मेथड का डाटा, तो क्या ये प्रिंट होगा? देखते हैं। एम डॉट वर्क, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय वाले मेथड का डाटा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं। आई एम एन एम्प्लॉय प्रिंट होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, आई एम एन एम्प्लॉय। अगर मैनेजर में मैंने खुद का भी प्रिंट करवा लिया है क्या? नहीं, खुद का नहीं कराया, तो अब चलो मैनेजर का भी प्रिंट करवा ही लेते हैं। एम डॉट मैनेज, देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आई एम अ पर्सन, आई एम एन एम्प्लॉय एंड आई एम अ मैनेजर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे ऊप्स के लेक्चर का।
ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। जी हाँ, हम कुछ ऑपरेशंस लगाकर देखेंगे, बट ऑब्जेक्ट्स पर लगाएंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज पर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। एक क्लास ली है जो कि स्टूडेंट नाम की, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पास कर दी है, नेम और एज, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या है? S1। एक ही ऑब्जेक्ट बनाया स्टार्टिंग में, और इसमें इसका नेम है रिया और इसकी एज है 20। ठीक है, और यहाँ से हम प्रिंट करा रहे हैं, तो नॉर्मल प्रिंट करा रहे हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम हम कर नहीं रहे। ठीक है जी, इतना हमने देख लिया। अब हमारा सबसे पहला वाला ऑपरेशन है कि हमें अपडेट करना है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? S1 है, इसका एट्रीब्यूट क्या है? रिया भी और 20 भी है। तो अगर मैं रिया की एज को अपडेट करना चाहती हूँ, यहाँ पर 20 है बट मैं इसको अपडेट करके 22 करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपडेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे? डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए S1 डॉट, अब अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का नाम लिखो। क्या है? एज है, क्योंकि मैं एज को अपडेट करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एज लिखा हुआ है, तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट का नाम। अब इनपुट दे दीजिए जो भी आप अपडेट कराना चाहते हो डाटा। देखो 22 यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या सही से प्रिंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपडेटेड एज है S1 डॉट एज। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले रिया की एज थी 20, अब उसकी एज हो गई है S1 डॉट एज 22। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को कैसे अपडेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिलीट करना है ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को। हम यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है? एक ही ऑब्जेक्ट है, और इसके एट्रीब्यूट के नेम और एज। अगर आपको S1 का या तो नेम डिलीट करना है या फिर एज डिलीट करना है, तो आप वो भी डिलीट कर सकते हो। कैसे? वो हम देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली लिखो DL। अब देखो DL प्रीबिल्ट कोड है पाइथन में, जिसका हम सिर्फ नाम लिखकर उसको यूज कर रहे हैं। ओके जी, तो हमने DL लिख दिया। इसका काम होगा डिलीट करना जो भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का। तो अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ S1 डॉट नेम। मैंने नेम ही डायरेक्टली डिलीट कर दिया S1 का। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा के देखती हूँ। अगर इसने प्रिंट करा के बता दिया मतलब डिलीट नहीं हुआ है। अगर इसने एरर बता दिया मतलब डिलीट हो चुका है। S1 डॉट नेम। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसने एरर बता दिया, और बताया क्या है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मतलब S1 वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके पास नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, ये सिर्फ डिलीट कर रहा है S1 वाला नेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे कि S2 कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया तरुण, और इसकी एज भी दे दी। अब अगर मैं यहाँ पर S2 का नेम प्रिंट कराऊंगी तो वो हो जाएगा। वो सिर्फ एक करंट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को डिलीट करा, पूरा एट्रीब्यूट को डिलीट नहीं करा, पूरे नेम को डिलीट नहीं करा, नहीं, S1 वाले ऑब्जेक्ट के नेम को ही डिलीट करा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं S2 का नेम, प्रिंट S2 डॉट नेम, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि इस वाली लाइन एरर में जाएगी ना, तो ये प्रिंट करके नहीं बताएगा और आपको समझ नहीं आएगा। इसको यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने तरुण प्रिंट करके बता दिया, और नेक्स्ट लाइन में एरर बताया, क्योंकि हमने तो डिलीट करा है S1 के नेम को, S2 के नेम को थोड़ी डिलीट करा है। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को कैसे डिलीट किया जाता है। अब अगर आप किसी पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा S1 और S2। अगर मैं पूरे S1 को ही डिलीट करना चाहूँ तो फिर कैसे करूंगी, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेम यहाँ पर DEL का यूज करो और डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ठीक है, चलिए S2 को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली तो S2 लिख नहीं सकते हो, इसका कुछ ना कुछ आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। हम यहाँ पर नेम दे देते हैं। अगर ये डिलीट हो चुका है तो पूरा एट्रीब्यूट ही डिलीट हो चुका है, पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो चुका है, तो ना नेम प्रिंट होगा ना एज प्रिंट होगी, तो एरर ही बताएगा ऑब्वियसली। चलिए देखिए बिल्कुल सही आउटपुट बता रहे हैं कि नेम S2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, S1 है और ये पूछ भी रहा है, देखो डिड यू मीन S1, मतलब कि आप S1 के बारे में पूछ रहे हो। S2 तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो डिलीट कर चुके हैं हम। करेक्ट। हम यहाँ पर एज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया ना, उस ऑब्जेक्ट के जितने एट्रीब्यूट्स थे और ऑब्जेक्ट था सब डिलीट हो चुका है। चलिए फिर से रन करते हैं। देखो इसने बताया S2 डिफाइन नहीं है। क्या आप S1 के बारे में पूछना चाहते हो? अगर S1 के बारे में पूछना चाहते हो तो फिर वो प्रिंट करके बता देगा। देखो S1 हम लिखते हैं। देखिए इसने 20 प्रिंट करके बता दिया है। क्यों 20? क्योंकि रिया की एज 20 और ये वाला कोड हम ऑलरेडी कमेंट आउट कर चुके थे इसीलिए। सो आई होप आपको समझ आ गया कि ऊप्स काम कैसे करता है। इस वाले लेक्चर के साथ हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट होता है। हाँ, हमारे AML और ऑटोमेशन का कोर्स कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम नंपाई सीख चुके हैं और भी हम पाइथन की लाइब्रेरी सीखेंगे। बट पाइथन का जो कोर्स था, ये वाला कोर्स मैंने डिजाइन इसलिए करा था कि आप पाइथन मास्टर कर पाए, फिर भले आप AML के लिए देख रहे हो या फिर डाटा साइंस के लिए देख रहे हो, बट आप पाइथन को मास्टर कर लो पूरी तरीके से विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो वो मैंने आपको सिखा दिया है।
और कोई से टॉपिक्स अगर आप चाहते हो इस वाले प्लेलिस्ट में तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट मेरे तरफ से पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम एआईएमएल की तरफ चलेंगे और एआईएमएल को हम मास्टर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और शेयर भी कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी एएमएल और पाइथन को मास्टर कर पाए विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में एंड विथ नोट्स ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।